लिखो। ये बताओ, ये वेटलैंड वाला एनवायरमेंट इकोलॉजी में करेंगे या अपने आप को इसी में आप करो, बाद वाले का पता नहीं आप लगाओ। लिखिएगा नमभूमि या आर्द्रभूमि वेटलैंड, ये तो जानते हो या ये कोर टॉपिक जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ही है वैसे। अगर क्योंकि पारिस्थितिकी प्रदेश के अंतर्गत इसे कंसीडर किया जाता है। चौथा लिखो, भारतीय वन नीति 1952 और जो ISFR रिपोर्ट है वो भी अभी करवाया वो करता है सब पूरा। तो ये एनवायरमेंट इकोलॉजी लिखो, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बात है, आप पहले छोड़ दिए ना ISFR, और ये 19-21-23 की लेटेस्ट रिपोर्ट होगी। आपको पता है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद लाइन आती है, तो 2023 की रिपोर्ट इसमें हम लोग कोर जियोग्राफी के अंतर्गत केवल 2 ही चीजें ऊपर की पड़ेगी। अब जैसा आप बताइएगा वैसा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप हेडिंग लगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में थोड़ा सा आप पहले नोट करें। टॉपिक अपना कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति। तो ये टर्म जो है उसे आप पहले डिफाइन कर दो। प्रस्तावना क्वेश्चन की भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मेंस का क्वेश्चन लगाया कभी आपको लिखना हो जब बिना मानवीय गतिविधियों के जो अपने आप स्वतः मतलब प्राकृतिक जो भी दशाएं होंगी उन प्राकृतिक दशाओं के सहयोग से ही उत्पन्न होगी और अपने आप को ग्रो करेंगे। बिल्कुल सही आपने बताया। चलो, तो मेंस में जैसे क्वेश्चन लिखिएगा तो क्वेश्चन को स्टार्ट हम लोग प्रस्तावना से नॉर्मली करते हैं। जो आपका 200 शब्दों का क्वेश्चन रहेगा, बेला बेटा किसी का नाम है तो परफ्यूम ब्रांड ऐसा नाम इसमें रखा है कोई बात नहीं। तो प्रस्तावना को आप स्टार्ट कर सकते हैं कई तरीके से। स्टार्ट करने का वैसे सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि करंट से जोड़कर, अगर उससे संबंधित कोई मुद्दा पैदा हुआ है तो 2-3 लाइन में वहाँ से आप प्रस्तावना को लिख सकते हैं, और 2-3 लाइन की ही प्रस्तावना लिखनी होती है। इससे ज़्यादा प्रस्तावना को आप लिख नहीं पाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट कैसे आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्रस्तावना को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो जो भी यहाँ पर की टर्म है, की टर्म का मतलब अपना क्या है? नेचुरल वेजिटेशन। जैसे प्राकृतिक वनस्पति, ये अपना कीवर्ड है, आप इसको डिफाइन करते हुए प्रस्तावना को स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। ज़्यादा बेटर क्या होता है कि आप करंट से ही जोड़ के उसे अगर दिखाएंगे तो फिर ज़्यादा बढ़िया लगता है। और सबसे सरल तरीका क्या होता है, जो कीवर्ड होता है वहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। जो चीज़ पूछी गई उसी को डिफाइन करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो अपना बनेगा वो बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप का होगा, तो उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 2 शब्द दिख रहे होंगे, कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक और दूसरा वनस्पति होगा। और दोनों में देखिएगा की पॉइंट क्या आएगा, कीवर्ड कौन सा मिलेगा? जो वनस्पति है वो आधार बिंदु है। तो सबसे पहले ये बता दीजिए वनस्पति क्या है, फिर ये बता दीजिए कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होगी। तो नोट करो जरा, देखो वनस्पति के बारे में देखो, किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाले वृक्षों, वृक्ष मतलब सबसे जो बड़ी संरचना होती है वहाँ पर वनस्पति की, वृक्षों कॉमन झाड़ियों, उससे छोटी आपको झाड़ी वाली मिलेगी, झाड़ियों, घासों, कॉमा लगा लगा के लिखिएगा, घासों तथा लताओं। लता मतलब एक अलग प्रकार की वनस्पति होती है, और ये लताएं मुख्य रूप से आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? जब आप उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश पढ़िएगा या जैसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पढ़िएगा, उन क्षेत्रों के अंतर्गत आप ध्यान से देखिएगा तो वृक्षों के ऊपर कुछ पनपने वाली आपको लताएं मिलेंगी, जो बड़े बड़े वृक्षों का ही यांत्रिक सहारा लेकर उनके ऊपर चढ़ती है। इसके अलावा एक और वनस्पति का टाइप होता है जिन्हें हम लोग एपीफाइट्स कहते हैं। ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो सदाबहार वन बोलिए, या जो आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का रीजन होता है, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, बहुत ज़्यादा नम होती है। एपीफाइट्स की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये बड़े वृक्षों के ऊपर ही होते हैं, मतलब यांत्रिक सहारा तो उनसे प्राप्त ही करेंगे, इनकी जड़ भी बड़े वृक्ष के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। जैसे आपने देखा वो कोई बड़ा सा वृक्ष है और उस वृक्ष के ऊपर ही एक नया वृक्ष उगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो बड़ा वृक्ष यहाँ पर नहीं होगा, वो लता के रूप में देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
वो जो नया वृक्ष होता है वो एपीफाइट्स के अंतर्गत नहीं आता, वो अलग चीज होती है। तो आपने क्या नोट किया लताओं, पूरा सेंटेंस किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों, झाड़ियों, घासों तथा लताओं आदि के संयोग से बनने वाली समष्टि का मतलब जो संपूर्ण चीज बन रही है, बनने वाली समष्टि को उस क्षेत्र या प्रदेश आप लिख सकते हो जियोग्राफी के टर्म में, उस क्षेत्र की वनस्पति कहा जाता है। और ये विशेषता हर क्षेत्र की अलग अलग होती है। उस क्षेत्र की वनस्पति कहा जाता है। आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, जब किसी भी क्षेत्र की वनस्पति बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप मतलब मनुष्य का उसमें योगदान नहीं होगा। और वैसे भी आप समझ सकते हैं ये जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत देखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे, अगर फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत इस टॉपिक को रखिएगा तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। 1, 2 और 3 टॉपिक इसके अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। ये वाले छोड़ दिए जाएंगे। उसका कारण क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी से ये संबंधित ही नहीं है, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा। तो क्या लिखा था, जब किसी भी क्षेत्र की वनस्पति बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है लिखो, तब इस प्रकार की वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। आगे लिखो, जिसके मतलब जो प्राकृतिक वनस्पति जिसके विकास के लिए कई घटक उत्तरदायी होते हैं। जैसे मृदा, मिट्टी आपको पता है ये मैटर करती है कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति का विकास होगा, मिट्टी। आगे जलवायु घटक के अंतर्गत आप समझ पा रहे हो, जैसे तापमान हुआ, उस क्षेत्र में आर्द्रता कैसी पाई जाती है, उस क्षेत्र की वर्षा कैसी होती है, ये सारी चीजें। आगे ढाल, मतलब जलवायु घटक में कई चीजें आ जाएंगी, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा आपने क्या लिखा था, ढाल, आगे लिखो ऊंचाई, आगे लिखो वनस्पति के विकास में सबसे अधिक योगदान, और आपको पता है वनस्पति के विकास में ही नहीं, हर एक जीव जंतु के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है, क्लाइमेट का होता है, जलवायु का होता है कि नहीं होता है। क्या लिखा है, वनस्पति के विकास में सबसे अधिक योगदान लिखो जलवायु कारकों का है। सबसे अधिक योगदान जो रहता है वो जलवायु कारकों का ही है। आगे लिखो, इसमें से जलवायु के जो कारक है उसमें भी सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है। देखो इसमें वर्षा की मात्रा, किसी भी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कितनी है ये वनस्पति को डिसाइड करती है। वर्षा की मात्रा तथा तापमान वनस्पति के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। वनस्पति के विकास को क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। पहले आपने 4-5 फैक्टर लिखे कि जो वेजिटेशन होता है वो किससे ज्यादा प्रभावित होता है। फिर उसमें से क्या फाउंड किया कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ेगा, जलवायु के घटकों का पड़ेगा। और जलवायु के कई घटक होते हैं, इसमें से भी सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है कि उस क्षेत्र में वर्षा कैसी होती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी, उस क्षेत्र का टेम्परेचर कैसे हो जाएगा। नोट करो जरा, देखो इसी आधार पर कौन सा आधार होगा, जो लास्ट वाला सेंटेंस आपने नोट किया है कि 2 चीजों से मुख्य रूप से वेजिटेशन प्रभावित होता है। एक तो कौन सा होगा, वर्षा, और दूसरा कौन सा होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो लिखो इसी आधार पर लिखो
भारतीय वनस्पति को, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति ऐसे लिखो, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति को दो भागों में बांटा जा सकता है। आप समझ गए होंगे, एक का आधार वर्षा बनेगा और दूसरा का आधार क्या बनेगा, तापमान बन जाएगा। क्या लिखा था कि इसी आधार पर जो भारतीय प्राकृतिक वनस्पति है इसे हम लोग दो भाग में बांटकर समझ सकते हैं। पहला आप लिखो जरा, लिखो वर्षा के आधार पर। वितरण में पहला आपको क्या लिखना है, वर्षा के आधार पर, वर्षा के आधार पर, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आगे लिखिएगा वनस्पति का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण का मतलब समझ पा रहे हैं, एक ही तल की हम लोग बातचीत करेंगे। वनस्पति का क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण। दूसरा यहाँ पर टाइप आपका कौन सा बनेगा, लिखो तापमान के आधार पर। दूसरा आपको क्या लिखना है यहाँ पर, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर। और आगे लिखिएगा वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण। चल नहीं रहा सर, वनस्पति का क्या लिखा था, ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वितरण हो जाएगा। अब आपको पहली हेडिंग लगानी है और आज के दिन मुश्किल से हम लोग ये पहला वाला ही कंप्लीट करेंगे। लिखो जरा वर्षा के आधार पर, ये आपको क्या लिखना है, वनस्पति का कैसा वितरण हो जाएगा, क्षैतिज वितरण हो जाएगा, वनस्पति का क्षैतिज वितरण हो जाएगा। इसकी एक टेबल आपको बनानी है नीचे। पहले इन सबके नाम और सामान्य विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको देखना है। 3 कॉलम बनाइएगा। एक में आप लिखो वर्षा की मात्रा, और आपको पता है वर्षा की मात्रा को हम लोग कैसे मापते हैं, वार्षिक आधार पर, वार्षिक आधार पर, और यूनिट इसकी क्या होती है, सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो पहला कॉलम आप ये बना लीजिएगा। दूसरा लिखो वनस्पति का प्रकार। आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, एक तरफ ये देखना कि वर्षा उस क्षेत्र में कितनी हो रही है, फिर आपको ये पता चलेगा उस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति का प्रकार, उस वनस्पति के प्रकार को हम लोग क्या नाम देंगे। और तीसरा कॉलम आप बनाइएगा वनस्पतियां। वनस्पतियों का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसके सामान्य उदाहरण क्या होंगे। और आपको पता है ये सामान्य उदाहरण कई बार आपसे पूछे गए। कुछ वनस्पतियों के नाम दे दिए जाते हैं और कहा जाता है बताइए किस प्रकार की जलवायु दशाओं के अंतर्गत इसका विकास होता है। ठीक है ना, 3 कॉलम बना लिए। अब वर्षा की मात्रा से स्टार्ट करो। लिखो जरा, मैं आपको पूरी टेबल नोट करवाता हूँ। लिखो पहला वर्षा की मात्रा की तरफ लिखना है। लिखिएगा 250 सेंटीमीटर से अधिक। अगर किसी भी क्षेत्र में वर्षा कितनी होती हो, 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। हाँ, वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से अधिक, यानी वार्षिक रूप से वहां पर वर्षा कितनी होगी, 250 सेंटीमीटर से अधिक। या आप बोल सकते हैं कि औसत से अधिक वर्षा अगर वहां पर होती है। नोट करा जाए। वनस्पति का प्रकार कौन सा बनेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। अभी इनकी डिटेल अभी बात हो जाएगी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, वनस्पति का प्रकार कौन सा बनेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। अगला प्रमुख यहाँ पर वनस्पतियां कौन सी हैं, यानी एग्जाम्पल कौन से, नोट करो जरा। महोगनी, महोगनी, महोगनी पहली बार थोड़ी सुन रहे हो। अगला लिखो रोजवुड, महोगनी के बाद रोजवुड, रोजवुड, रबड़, रबड़, सिनकोना, सिनकोना। अगला बांस, बांस। अगला एबोनी, एबोनी, एबोनी का नाम सुने, एबोनी
अगर एबोनी नहीं सुना हुआ तो हो सकता है आबूस सुना हो। आबो सुना। आप ये सेम चीज यही एबोनी है, नोट कर लिया। ये इसके प्रमुख एग्जाम्पल है। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वनस्पतियां और किस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत आ रही हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नहीं भूलना। अगला 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा, ये दूसरा पॉइंट है। आप समझ गए कहां पर लिखना है। 200 से 250 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा होती है, लिखो जरा। अर्ध सदाबहार वनस्पति, अर्ध सदाबहार वनस्पति, अर्ध सदाबहार वनस्पति। वनस्पति का टाइप यहाँ पर कौन सा बनेगा, अर्ध सदाबहार वनस्पति। उधर नोट करो जरा, वनस्पतियां कौन कौन सी लिखिएगा। कैल, कैल, इनमें से हो सकता है ना सुना कैल। अगला होलक, होलक आपको क्या नोट कर लो, याद कर लीजिए। और अगला साइडर, इसको पूछा जाता है साइडर, साइडर। अच्छा, अगला 100 से 200 सेंटीमीटर तक, तीसरा है 100 से 200 सेंटीमीटर तक। आपको इसमें ये सेंटीमीटर याद नहीं रहता। अगला नोट करो, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, इसमें मतलब दो होती है, एक आर्द्र होता है और एक नम का होता है। 100 से 70 के बीच। हाँ लिखो, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, पर्णपाती वनस्पति, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या लिखा था, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। लिखो जरा सागवान, जो सागवान नहीं होता है, सागवान। लिखो जरा साल शीशम, साल शीशम, टीक, टीक, चंदन, चंदन, अर्जुन, सब एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। अर्जुन, सहतूत, सहतूत आदि। इसे सर रिपीट कीजिए, सागवान में शीशम, टीक। एक आपने शीशम लिखा है, साल, टीक, सागवान, चंदन। बात पहले बताऊँ, देखो साल लिखा है, शीशम है, अपना मैच कर लीजिएगा। सागवान, टीक, चंदन, अर्जुन, सहतूत, जो छूटा उसे आप कर लीजिए। अगला नोट करो, लिखो जरा 70 से 100 सेंटीमीटर तक, 70 से 100 सेंटीमीटर तक अगर किसी क्षेत्र में वर्षा हो, ये चौथा पॉइंट होगा। लिखो जरा शुष्क पर्णपाती वनस्पति, शुष्क पर्णपाती वनस्पति। कई किताबें पढ़िएगा, उसमें उष्णकटिबंधीय सवाना भी लिखा होगा, लेकिन सवाना जो है मैं आपको अलग 40 से 60 वाले लोग। हाँ नहीं, ऐसा कई किताब में लिखा गया, इसलिए मैंने क्या लिखा आपने, 70 से 100 वाले में शुष्क पर्णपाती वनस्पति। लिखो जरा इसके अंतर्गत क्या है, लिखो बेल, बेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला अमलतास, अमलतास, अमलतास। अगला लिखो तेंदू, तेंदू, तेंदू नाम सुने तो वो पूछा जाता है, जो बीड़ी होता है उसका कवर जो है वो तेंदू से, तेंदू की जो पत्ती होती है उसी को सुखाकर तैयार किया जाता है। ये देखो बीड़ी उड़ी वाला आपको सब पता है सिस्टम। अगला देखो खैर, खैर भी महत्वपूर्ण है। कत्था जो होता है वो खैर से हम लोग प्राप्त करते हैं, खैर लिखा। अगला 70 सेंटीमीटर से कम, ये मतलब 70 से 60 का लगभग रेंज रहता है। लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम या 70 से 60 चाहे आपका देखो। शुष्क कटीली वनस्पति, शुष्क, क्योंकि यहाँ पर 2-3 कैटेगरी हो जाते हैं तो 60 चाहों को लिखो। शुष्क कटीली वनस्पति, इसके अंतर्गत क्या आता है, देखो खजूर, बबूल, नीम, ये भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। खजूर, बबूल, नीम। अगला अगला लिखो 40 से 60, ये सवाना वाला है, सवाना, सवाना के अंदर 40 से 60। और सवाना आपको पहले ही बताया जा चुका है। इसके आगे लिखिएगा मिश्रित घास के मैदान, मिश्रित घास के मैदान, ब्रैकेट में लिखिएगा, ऐसे करके लिख लो, वृक्ष प्लस घास, मतलब इसमें वृक्ष भी होंगे और घास भी होंगे। मतलब ये सवाना सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ये मिश्रित वन प्रदेश होते हैं। पहले आपको जब लोग मैपिंग कर रहे थे वहाँ पर नोट करवाया गया था इनके बारे में।
जैसे जो समशीतोष्ण घास के मैदान बताए गए थे, उनकी विशेषता क्या होती है? वो वृक्ष रहित घास के मैदान होते हैं। और जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? वहाँ पर वृक्ष के साथ आपको घास देखने को मिलेगी। वैसे कुछ इसमें ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में भारत में पाया जाता है, लोग नोट करते हैं। आगे लिखो, क्या लिखा था इसमें? रेंज क्या थी? 40 से 60 था, लेकिन 40 सेंटीमीटर से कम, 40 सेंटीमीटर से कम। और यहाँ की वनस्पति शुद्ध रूप से कैसी होगी? देखो, मरुस्थलीय वनस्पति। वनस्पति का टाइप क्या बनेगा? मरुस्थलीय वनस्पति। इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? नागफनी, आकाशिया, इसी में है। हाँ कैक्टस इसी के ऊपर है। कैक्टस नागफनी वो सेम ही टाइप की चीज है। नागफनी जो है नागफनी है, आकाशिया है, कैक्टस आप नोट कर लो। तो ये सब आपकी वनस्पतियों के प्रकार हैं। अब एक एक करके आपको वनस्पति को देखना है। अच्छा, ये नागफनी और लास्ट में जो आपने मरुस्थल वाला पढ़ा है, और इसके अलावा हम लोग ज्वारीय वनस्पतियों के ऊपर बातचीत करेंगे, जैसे मैंग्रोव वनस्पतियां हैं। ये दो अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक मिलेगा अनुकूलन, उसे आपको अच्छे से पढ़ना है, तो फिर आपको वो चीजें समझ आ जाएंगी। अनुकूलन का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी दशाओं के उपलब्ध होने पर कोई भी वनस्पति स्वयं को उस पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेती है। जैसे नागफनी की एक विशेष संरचना आपको देखने को मिल जाएगी। ये विशेष संरचना का विकास क्यों यहाँ पर हुआ है? तो ये आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में अनुकूलन के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। जैसे जो ज्वारीय वनस्पतियां या मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं, उनकी जड़ों का विकास देखिएगा तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो फिर आपको अनुकूलन में देखना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है उस क्षेत्र में क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होंगे। कहने का मतलब ये शुद्ध रूप से इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ही पार्ट है, उन्हें यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और जो आपने बताई ये चीजें फिर मैं आपको करवा दूंगा। चलो आगे नोट करो, क्या लिखा था? अच्छा, ये टाइप आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। और टाइप किस आधार पर आए हैं? वर्षा के आधार पर, कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, उससे ये डिराइव होता है कि उस क्षेत्र में वनस्पति का टाइप कौन सा होगा, और उनके एग्जाम्पल हम लोगों ने नोट कर लिए। अब वनस्पति का प्रकार जो बीच वाला कॉलम था उसमें जो पहली हेडिंग आपने लिखी है वो हेडिंग लगाओ, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। और बहुत ही अच्छे से रिवाइज भी करिएगा, 150 क्वेश्चन, ताकि आपको जब दिए जाए तो अच्छे से उसमें से कर भी पाओ 60-70% तक। चलो नोट करो, क्या लिखा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ये पहली है, लिखो लिखो। इसका विकास उन क्षेत्रों में होता है, वो तो आप समझ ही गए कि कहाँ पर होता है, वर्षा मैटर करेगी ना। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखो, जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो इकोनॉमिक्स में कई एक वेरिएबल आपको पढ़ाए जाते हैं। अब मान लिया किसी भी क्षेत्र में आप दो वेरिएबल की चर्चा कर रहे हैं, अपने पास भी आज की क्लास में दो ही वेरिएबल, कौन कौन से? एक वर्षा और दूसरा तापमान हो गया। जब एक वेरिएबल के ऊपर बातचीत करेंगे तो दूसरे को सदैव स्थिर मान के चलिएगा, वरना फिर आप समझ नहीं पाइएगा। वैसे तो आपको पता है जो वर्षा है वो भी डिसाइड होती है टेम्परेचर से ही, अगर ऐसा मान के चलिएगा फिर दोनों में कंफ्यूजन होगा। आप मान के चलिए कि हर एक क्षेत्र में टेम्परेचर लगभग बराबर है और वर्षा ही केवल वहाँ पर मैटर कर रही है, ऐसा करके मान के आपको चलना है। जब टेम्परेचर के ऊपर आपको बातचीत करनी है तो एक ही तल पर मान के चलिएगा हर स्थान पर वर्षा का स्तर लगभग बराबर और वहाँ पर लेयरिंग चेंज हो रही है, ऐसे करके हम लोग मान के चलेंगे। जैसे भाई आप लोग उत्पादन पढ़ते हैं और उत्पादन मान लिया कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है, आपको देखना है कि कृषि में उत्पादन कम हो रहा है, अब उसे बढ़ाना है। अब बढ़ाने के आपके पास कई तरीके हैं, दो वेरिएबल आप जैसे ले लीजिए, एक तो बढ़िया उर्वरक की मात्रा आप बढ़ाना शुरू कर दीजिए और दूसरा आपने क्या किया, वहाँ पर जो जल था उसकी उपलब्धता को बढ़ा दिया, यानी सिंचाई की व्यवस्था बढ़ा दी। अब दोनों अगर एक साथ आप इन्वेस्ट करिएगा अधिक मात्रा में तो फिर किसी का भी प्रभाव नहीं बता पाइएगा। आप क्या करिए, उर्वरक को थोड़ी देर के लिए फिक्स कर दीजिए, जितना उर्वरक पिछले साल दिया था उतना ही उर्वरक दीजिए और पानी की मात्रा को घटाइए या बढ़ाइए, तो फिर आपको एग्जैक्ट वहाँ पर आइडिया निकल के आ जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? और अगर आप चाहते हैं कि भाई पानी को फिक्स कर दिया जाए तो फिर उर्वरक को थोड़ा छेड़छाड़ करिए, फिर उत्पादन में देखिए। इस तरीके से अलग अलग दोनों को आप ट्रैक कर सकते हैं और दोनों में छेड़छाड़ करिएगा, उत्पादन बढ़ के आ जाएगा, लेकिन आप बता नहीं पाइएगा कि बढ़ा हुआ उत्पादन ये जल की मात्रा की वजह से बढ़ गया है या अधिक उर्वरक की मात्रा की वजह से बढ़ गया। समझ पा रहे? तो एक एक चीज को फिक्स करके आपको यहाँ पर समझना है। तो क्या लिखा था? पहली हेडिंग आपने लगाई, नोट करो। इसका विकास इन क्षेत्रों में, हाँ लिखो, इसका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर
इसका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर देखो औसत वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा ऐसे करके लिखेंगे, वर्षा को वार्षिक रूप से ही देखा जाता है। रेडियस मीटर एक डिवाइस होता है अपने यहाँ जीआईसी में लगा हुआ है। औसत वार्षिक लगा हुआ कि नहीं? प्रिंसिपल ऑफिस सामने ये है इससे मिला है। आरसी वर्मा हम रोज प्रेडिक्शन किया करते हैं, हम भी कभी कभी करने लगे हैं। अरे वाह, एस्ट्रोटॉक पर आईडी बनाओ आगे कमाई भी शुरू हो गई है। अरे पापा चल रही है। हमारे एक मित्र थे, वो दिल्ली में रहते थे, उनका नाम था हनुमंत प्रसाद पांडे, नाम भी ज्योतिष टाइप का था। तो बढ़िया वो आईडी बना, बता रहे थे कि मनीष गुरु जी बहुत बढ़िया इस समय चल रहा है हमारा। सही है क्या? कितना आप देखिए सर 100% या कितने परसेंट सही होगा? मुझे तो सब चीज़ें बकवास लगती है। नहीं बकवास हो ना हो, लेकिन इनका प्रभाव इतना हिडन रहता होगा, आप डायरेक्टली बता नहीं सकते। आप वही चीज़ है, अब मतलब प्रभाव है कि नहीं मैं मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत पुराना ये भी एक तरीके का साइंस है। और जो परफेक्ट ना उतरे वो बेकार। तो हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते, बस इतना कह सकते हैं कि प्रभाव रहता भी होगा, वो दिखता नहीं है, ऐसा कुछ प्रभाव उसका रहता होगा, अब पता नहीं। फिलहाल ज्योतिष का एक तो मतलब मैं आपको सिद्धांत बता दे रहा हूँ, वो काफ़ी यूजफुल भी है। और क्या है, इससे आपकी लाइफ में रेगुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई शुभ रहता है संडे को बाल कटवाना, ऐसा करके किसी ज्योतिष ने बता दिया, तो कम से कम एक रेगुलेशन तो अपने जीवन में मेंटेन हो गया कि संडे को जाएंगे आराम से। कुछ नियम धर्म है कि नहीं, बसों किताब थे, ये सब चीज़ें इसमें लाइफ होती है, वो मैनेज हो जाती है। और ये भी है कि भाई थोड़ा सा कहो आपकी जैसे नहीं प्लेसिबो इफेक्ट होता है, वो भी यहाँ पर काम करता है। प्लेसिबो का मतलब आप अगर ये महसूस करो ये चीज़ मुझे फ़ायदा कर रही है, जैसे होम्योपैथिक दवा है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अगर आप मान के चलो कि ये दवा मुझे बहुत फ़ायदा कर रही है, वो दवा सच में आपको बहुत फ़ायदा करेगी। ये साइकोलॉजी में प्लेसिबो इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, ये बड़ी चीज़ होती है। अरे सर तो ये भी एक चीज़ इसमें रहता है। 90 kg मेरा वजन था, तो मैं मतलब महसूस करना शुरू किया, महसूस करना नहीं, मतलब एक तो मतलब मैंने कार्डियो किया और डाइट, और उसके बाद डेली उठ के ये मतलब मैं ऑब्जर्व करता था, यस आई एम लेस, आई एम मतलब मेरा वजन कम हो रहा है शीशे में देख के, तो उसको वो एक अरे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। शीशे में भी देखो, ये भी सही है। बस चलो अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा बातचीत ना करो। तो क्या नोट किया? वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा देखो 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि नहीं तथा औसत वार्षिक तापमान देखो 22 डिग्री सेल्सियस 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, औसत वार्षिक तापमान यहाँ पर कितना रहता है? 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। आगे देखो, इस प्रकार के वनों को, मैं इस प्रकार की वनस्पति को, वन शब्द भी नहीं आना चाहिए, वन और वनस्पति में थोड़ा सा फर्क भी होता है। वनस्पति कई सारी आ जाएगी, एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत आप पढ़िएगा तो वहाँ पर मिलेगा। देखो जब कभी हम लोग वनों की बातचीत करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी चल रही कि नहीं चल रही? चलो कोई नहीं। तो वनों के अंतर्गत 3 मुख्य चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? पहली तो उस क्षेत्र में जितनी भी वनस्पति से संबंधित जैव विविधता होगी वो संपूर्ण शामिल हो जाएगी। इसी तरीके से जंतुगत जितनी भी जैव विविधता वहाँ पर होगी जंतुओं से संबंधित उसे शामिल कर लिया जाएगा। और तीसरा वहाँ पर जितने भी प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उन सबको भी शामिल किया जाता है। सबको एक साथ देखिएगा तो इससे वनों का निर्माण होता है। और वनों का एक विशिष्ट भाग जो होती है वो वनस्पति होती है, जो मैंने बताया कि 3 चीज़ों में से एक चीज़ वनस्पति भी रहती है। तो ये मतलब उसमें अंतर रहता है। फ्लोरा प्लस फाउना प्लस मीटियोरोलॉजी, ठीक है? हाँ मतलब कि मेटेरियोलॉजी ये जचा नहीं, थोड़ा सा ऐसा नहीं तो क्या है? जचा इसलिए नहीं, एक तो इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं, अगर क्लाइमेटोलॉजी तक बोलते तब भी गलत ही रहता, लेकिन उससे बेटर हो जाता। मेटेरियोलॉजी तो मतलब क्लाइमेटोलॉजी की एक छोटी सी ब्रांच ही होती है, हालांकि दोनों के घटक सेम होते हैं। मेटेरियोलॉजी का मतलब क्या होता है? मौसम विज्ञान से संबंधित जो घटक होते हैं। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो जलवायु से संबंधित होते हैं। अब आपको पता है कि जलवायु जो होती है वो दीर्घकालीन मौसमी परिस्थितियों का ही योग होता है। मतलब दीर्घ काल तक आप मौसम देखिए, सब वैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग रहता है। अब
दीर्घकाल उसमें वोल्टेज है। दीर्घकाल तक आप मौसमी गतिविधियों का योग निकाल लीजिए, उनका एवरेज निकालिए, उसी से हम लोगों का क्लाइमेट का निर्माण हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर ये चीजें आपको शामिल नहीं करनी है। वन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण पर्यावरण को वहाँ पर शामिल किया जाता है। अब पर्यावरण के अंतर्गत क्लाइमेटिक कंडीशन से संबंधित जो घटक होते हैं वो तो होंगे, अन्य चीजें भी उसके अंतर्गत शामिल हो सकती है। तो पर्यावरण के घटक तो क्लाइमेटिक के अलावा अन्य भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, नोट कर लो। तो आपने पहले क्या लिखा कि भाई इसका विकास कहाँ पर होता है? इस प्रकार जहाँ के पर औसत से अधिक वर्षा होती है और औसत से अधिक तापमान होता है। ठीक है, आगे जरा नोट करो। लिखो, इस प्रकार के वनों को इस प्रकार की वनस्पति को फिर से वन शब्द आ गया। वो दरअसल आपको बता दो कि नाम वन पढ़िएगा तब भी यही इस रहेगा। प्रकार की वनस्पति लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि वन ना बोल के वनस्पति, इस प्रकार की वनस्पति को देखो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो, ऐसे वनस्पतिक क्षेत्रों या प्रदेशों, ऐसे वनस्पतिक प्रदेशों की सघनता डेंसिटी सघनता कॉमा लगा के लिखो। जैव विविधता, सघनता का मतलब बहुत ज्यादा घने होंगे ऐसा समझो, और जैव विविधता का मतलब कई प्रकार के। जैव विविधता तथा जैव भार अधिक होता है। जैव भार का मतलब बायोमास अधिक होता है। अब ये जैव मास वगैरह कैलकुलेशन आप लोग करिएगा एनवायरमेंटल में। जैव भार अधिक होता है, जैव भार अधिक होता है। नोट कर लिया, आगे लिखो। अगला देखो, ऐसे क्षेत्रों जहां पर ये वनस्पति पाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी से हम लोग कहेंगे। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। अब भारत में ये कहाँ पर पाई जाती है, ये चीज भी महत्वपूर्ण है। देखो वो बताना क्या, वो तो पता ही है, मैंने कई बार आपको बताया, यही तो देखना कहाँ वर्षा जाता है। देखो और वही 3-4 डिग्री क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र हो गया? जैसे पश्चिमी घाट का क्षेत्र हो गया। अब पश्चिमी घाट में भी अगर देखिएगा तो कर्नाटक और केरल का क्षेत्र मुख्य हो जाएगा। इसके अलावा पश्चिमोत्तर भारत, वहां पर भी मुख्य रूप से मेघालय के पठार का क्षेत्र हो जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा होगा? उष्णकटिबंध का क्षेत्र, हिमालय। तो वही क्षेत्र, वो तो हिमालय का पूर्वी भाग ही है, वो तो सेम चीज होगी। और तीसरा अंडमान निकोबार का, वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। बिल्कुल से ये 3 प्रमुख क्षेत्र है। तो नोट करो, क्या बातचीत हो रही है? मैं इनसे ज्योतिष मुझे समझ आ रही है। वैसे ज्योतिष में मतलब साइंटिफिक बहुत ज्यादा है। हाँ, वो एक मुझे नील नदी वाला एक याद आ गया। और जैसे वो एक वृक्षों से संबंधित जो है, वृक्षों की आयु वाला, वो भी 11-12 साल में उसका रिंग जो बड़ा होता है। और उसी साल नील नदी में लहरें और जल की मात्रा भी बढ़ जाती है। और उसी समय कुंभ मेला लगता है 12 साल से। अरे उसी समय मतलब पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जो सौर ऊर्जा होती है वो भी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। ये ज्योतिष ग्रंथ है, उसमें मतलब ये भी तो होता है कि वेरीफाइड है। ये जो ग्रीस के नहीं मतलब के वहाँ के लोग भी सूर्य को देख के वो सब उन्हीं लोगों के हो सकता है कि जैसे कि 6-6 घंटे बढ़ के 4 साल में लीप ईयर बना देते हैं, ऐसे वो ऊर्जा बढ़ते अधिक हो जाती है, 12 साल बाद फिर स्टोर होती है। ऐसा भी होता है। सौरकलन का पढ़िएगा कि पृथ्वी की सतह पर सौर ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो सौरकलन का सिद्धांत तो यही, वो भी आप सही बताते हैं। चलो अच्छा आगे बढ़ो। क्या कुछ लिखा था? पश्चिमी घाट में कर्नाटक सर्वाधिक होती है। देखो भारत में इनका सर्वाधिक विस्तार
पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट की कौन सी ढलान होगी? पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट, केवल पश्चिमी घाट लिखो। आगे लिखो कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल। आगे लिखो पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, या मतलब उसमें आप उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ कुछ भी मतलब हो सकता है, उधर का ही क्षेत्र। लेकिन तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीप के क्षेत्र में है। भारत में इनका सर्वाधिक विस्तार आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। आगे ये मतलब आपको पता ही है ऐसा मतलब अब ये देखो यहाँ पर कौन कौन सी मुख्य प्रजातियाँ, देखो इस क्षेत्र की ऐसे लिखो मुख्य वनस्पतियाँ, सेंटेंस की जरूरत है, मुख्य वनस्पतियाँ लिखो जरा। मुख्य वनस्पतियाँ कौन कौन सी होंगी? मुख्य वनस्पतियाँ मुख्य वनस्पतियाँ शायद ऊपर आपको बताई नहीं थी अभी। चलो वो नाम कुछ लिखवाया थे आपको वहाँ पर। लिखो जरा। हाँ, यही आबनूस है, एबोनी है, महोगनी है, रोलवुड है, रबर है, सिंकोना है, बांस है। तो फिर इसको छोड़ दो। वनस्पतियों से संबंधित एक चीज आपको नोट करो, ये थोड़े वनस्पतियाँ। अच्छा, ये सिंकोना वही है ना जो मलेरिया में? हाँ हाँ, उसी से वही। लिखो लिखो इस क्षेत्र जहां पर ये वाली वनस्पतियां होंगी, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों की सघनता अत्यधिक होने के कारण, सघनता क्या लिखा था? अधिक होने के कारण, तथा इनकी लकड़ी अत्यधिक मजबूत होने के कारण। एक तो ऐसे जंगलों में जाना बहुत कठिन है, और दूसरा इनकी लकड़ी भी काफी मजबूत होती है। अत्यधिक मजबूत होने के कारण, लेकिन इनका आर्थिक दोहन अत्यधिक जटिल है। इनका आर्थिक दोहन का मतलब यह है कि इनको काट के आप जो है इनका उपयोग बहुत ही मुश्किल से कर सकते हैं। आर्थिक दोहन अत्यधिक जटिल है, परंतु वर्तमान समय में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके बड़ी बड़ी मशीनें वो पेड़ी उखाड़ के डाल देती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो अल्लू अर्जुन टाइप का कुल्हाड़ी वाला सिस्टम, उसमें तो फिर काम चलेगा नहीं, है कि नहीं? तो कटर ले आएंगे लखा वाला। अमेरिका में देखा ऐसे अपने आप काट के। हाँ, वही वाला मशीन बहुत खतरनाक होती है, काट के छांट के बराबर मिक्स करके लाद देती है, कुछ करने के लिए। क्या लिखा था? परंतु वर्तमान समय में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके इनका आर्थिक दोहन संभव हुआ है। आर्थिक दोहन संभव हुआ है, जिससे इस क्षेत्र या लिखो ऐसे क्षेत्रों की आर्थिक उपयोगिता में वृद्धि हुई है। उपयोगिता में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है। अब आप ऐसा करो, दूसरी हेडिंग बनाइए। इस क्षेत्र में सर आगे सब पूछा गया है, आप चाहो तो एक फैक्ट देखो। अंडमान निकोबार को उष्णकटिबंधीय सदाबहार, निकोबार को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों के घर के नाम से जाना जाता है। पॉइंट हाईलाइट है, मतलब किसी एग्जाम में आया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों के घर के नाम से जाना जाता है। तो उसका कारण यही है मैं ज्यादा मात्रा में 84% कि घर के नाम से जाना जाता है। चलो अगला बनों, अगला कौन सा होगा? सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन, अर्ध सदाबहार वनस्पति। दूसरी हेडिंग आपकी कौन सी थी? 200 से 250 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र। देखो अर्ध सदाबहार वनस्पति, अर्ध सदाबहार वनस्पति।
अर्ध सदाबहार वनस्पति, नोट करो इसको। लेकिन इसका विकास मुख्यतः 200 से 250 सेंटीमीटर, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। आगे लिखो, संक्रमण से लिए आगे लिखो जरा। देखो भारत में इनका सर्वाधिक विस्तार लिखो। अंडमान निकोबार मतलब उसी क्षेत्र के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा, जहां पर तुलनात्मक रूप से वर्षा थोड़ी कम होगी, रेंज लगभग सेम ही है। अंडमान निकोबार। आगे लिखो सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट, वही आप लोग करो पश्चिमी घाट में मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाइए, महाराष्ट्र। आगे लिखो मेघालय पठार सब क्षेत्र वही है। मेघालय पठार के क्षेत्रों, अब उसमें क्या किया के क्षेत्रों ठीक वैसे है कि शहर में घुसे, शहर आया नहीं लेकिन शहर जैसा लग रहा है, ऐसा हो गया। क्या लिखा आपने? के क्षेत्रों में विस्तारित है या पाई जाती है, ऐसा सेंटेंस चल रहा है। आगे लिखो इन क्षेत्रों की मुख्य विशेषता है, देखो स्थानांतरित कृषि का होना। यहाँ पर मतलब नम्रता होती है और वनस्पतियाँ भी काफी होती हैं, टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है, वर्षा भी ठीक ठाक होती है। झूम खेती बोल सकते हैं ना। मुख्य विशेषता जो है यहाँ की क्या होती है? स्थानांतरित कृषि है। आगे लिखो जिससे इस क्षेत्र, ये स्थानांतरित कृषि आपको पता है पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन जिससे इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी संकट बना रहता है। और यहाँ पर ये कौन कौन सी वनस्पतियाँ होती है, जैसे आपको कैल बताया था, साइडर है, होलक है, 2-3 नाम आप यहाँ पर और इसमें बता दें। लिखो वनस्पतियाँ कैल, होलक, साइडर। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको जरूर याद करना है कि कौन सी वनस्पति के टाइप में कौन कौन सी वनस्पतियाँ आती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है। इससे कई बार सुमेलित करने वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या लिखा था? कैल, होलक, साइडर। आगे लिखो गुर्जन। आगे लिखो लॉरेल, जैसे फ्रांस में लॉरेल। हाँ। आगे रोजवुड, ऊपर वाले में भी है, यहाँ पर भी है। और लिखो चंपा, बस हो गया। अगला ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। तीसरी हेडिंग आपकी रहेगी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। किसी के पास ये चलो अच्छा हम डाउनलोड कर देंगे। आइए जैसे उसका रिपोर्ट अगर किसी के पास हो तो इस बार 2023 वाले पढ़े, 21 वाले पढ़े, क्या चीज़ पढ़े हैं वो, लेकिन नहीं वो इसकी ओरिजिनल PDF नहीं जाते हैं, रात में पढ़ के नोट्स बना करवा देते हैं। चलो डाउनलोड करो, लिखो जरा क्या लिखा था? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। लिखो इनका विकास भारत में कहाँ पर होता है? 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी, इनका भारत में सर्वाधिक विकास। लिखो 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे लिखो वसंत एवं, अगला पॉइंट है वसंत मतलब ग्रीष्म ऋतु से स्टार्टिंग का पहला फेज है। वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के आरंभ
आरंभ किस समय इनके वृक्ष तो होली का टाइम होता है, नहीं सब कहते हैं कि ये नए कपड़े पहने हैं, बस ये वो वाला टाइम है। इनके वृक्ष देखो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, गांव में जैसे बोलते हैं बरगद है, ये सब नीम है, क्या लिखा था, इनके वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देखो जिस कारण इन्हें पर्णपाती कहा जाता है, ऑटम सीजन, जिस कारण इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, पर्णपाती वनस्पति के नाम से जानते हैं। आगे लिखो जरा। भारत में इनका विस्तार मुख्यतः देखो हिमालय का सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र है, ऐसे लिखो सबसे दक्षिणी भाग मतलब शिवालिक, देखो शिवालिक का वैसे हिमालय लिखवा तो कुछ लोग ग्रेट हिमालय फिर मानते थे। शिवालिक का गिरिपदीय क्षेत्र, और शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र के बाद आपको क्या बताया गया था, भावर प्रदेश, देखो भावर क्षेत्र एवं तराई पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में आपने देखा था वर्षा सबसे ज्यादा होती है, और उत्तरी भाग में उसकी तुलना में वर्षा कम, पंजाब है 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास होगा। और जब इसके पूर्वी ढलान पर, ये हम लोग पश्चिमी ढलान की बातचीत कर रहे हैं, जब पूर्वी ढलान पर जाइएगा तो वहाँ की औसत वर्षा जो रहती है वो 100 से 200 के आसपास रहती है, यानी वहाँ पर ये आर्द्र पर्णपाती वनस्पति देखने को मिल जाएगी। तो क्या लिखा था, पश्चिमी घाट हिमालय का रीजन हो गया, भावर का रीजन हो गया। देखो पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों पर, आगे लिखो उत्तर प्रदेश बिहार, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा मीडियम टाइप की रहती है, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब अपना नोट कर लो, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि के क्षेत्रों में है, आगे लिखो। यहाँ की लकड़ियाँ जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बढ़िया लकड़ी यहाँ से लिखो। वनस्पतियाँ डैश देखिए, वनस्पतियों के नाम नोट कर लो। क्या बताया जाता है, जैसे साल है, सागवान है, शीशम है, चंदन है, शीशम, चंदन, बेंत, आंवला, महुआ, और एक चीज यहाँ पर ये नोट कर लिया, लिखो। इन वनस्पतियों का अत्यधिक आर्थिक महत्व होता है। आर्थिक महत्व की जो बढ़िया लकड़ियां हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा होगी। चंदन के ऊपर मूवी बनी और 2000 करोड़ के आसपास अखबार में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 1800 करोड़ का लगभग है। बनाओगे सर, आप भी कुछ मतलब मैं एक लकड़ी के लिए उठा के इसके लिए यही है भाई, अपने लोग ऐसा बैकग्राउंड तो है नहीं, अपने पास रुपया होना चाहिए 400-500 करोड़, फिर बढ़िया मूवी बना डालो। 400-500 निकल छोटी हो अपना ऐसे बना लो, बार टाइप 8-10 करोड़ में बढ़िया मतलब नानी मिला जो तो ऐसे ही दोनों जी हम क्यों नहीं यार, सर कोई आवाज तो हम ही से क्यों करें, उनको बैंक से क्यों कह मैंने रहे हैं, वो तो एक्टर भी नहीं है, एक्टर जो हो वो अपना समझे। एक लोग भविष्यवाणी करो, पैसे ऐसे कमाओ तो किसी लूट को यार, हम दो में 400-500 करोड़ आदमी तो कहते हमारे उनका तो बढ़िया है पार्टी यहाँ। चलो अच्छा आगे। तो आपको स्विस बैंक वाला थोड़ी चाहिए कि पूरी उनकी संपत्ति जब अपना खर्चा पानी चलाना है, उतना तो घर में हो गए उनके। अगला नोट करो, शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति, ड्राई ट्रॉपिकल वेजिटेशन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति। देखो इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है,
दो भागों में बांटा गया है। पहला इसका टाइप आप ए करके नोट करिएगा। देखो शुष्क पर्णपाती वनस्पति, ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन, शुष्क पर्णपाती वनस्पति, शुष्क पर्णपाती वनस्पति। देखो इनका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है, ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां की औसत वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक रहती है, 70 से 100 सेंटीमीटर तक रहती है। अगर इनका विस्तार मुख्यतः नोट करो, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अच्छा सर एक बार ये याद आ गया, एक ही अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश वाले में जैसे ये जो डिस्ट्रिक्ट कोड होता है वो कैसे पहचाना जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, अरे आरटीओ वाला डिस्ट्रिक्ट कोड नहीं, वो जो होता है अरे आगे का कुछ नंबर होगा, जैसे 30, 31, 32, 33 ऐसे कुछ उनका चलता होगा। हमें लिखना होता तो हम आर लगा देते हैं यू करके साथ में। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दोनों लिखा एपी अरुणाचल हो सकता है, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, देन हाउ कैन यू? हाँ तो नहीं मतलब आगे वाला है, वो नंबर आगे जो है उनका कोड रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोड रहता है। 31, 30 ये तो नाम का एब्रिविएशन हुआ, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोड तो सबका अलग अलग होता है। क्या लिखा था? ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी रहेगी? 70 से 100। इनका मुख्य विस्तार कहाँ पर है? हाँ आंध्र प्रदेश, इससे पहले यूपी नोट किया था, यूपी, आंध्र प्रदेश, आगे को तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये रीजन कौन सा है आप समझ पा रहे होंगे, सह्याद्री को क्रॉस करके पूरब की तरफ आपको जाना है। तमिलनाडु, उत्तरी गुजरात, अगला महाराष्ट्र, दक्षिणी कौन से? पंजाब, दक्षिणी पंजाब, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी बिहार आदि। अगला पॉइंट इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखो, ये वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। ये वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। आगे लिखो, वर्षा बहुत कम है। एक पॉइंट इसमें और क्लाइमेट से संबंधित आप नोट करो। देखो जब वर्षा नहीं होती मतलब वो कौन सा टाइम है? हाँ देखो ऐसे क्षेत्रों में शुष्क काल की अवधि लंबी होती है, मतलब ज्यादातर मौसम यहाँ पर सूखा देखने को मिलेगा। सूखा तो मतलब बिल्कुल सूखा वाला नहीं, वायुमंडल में आपको नमी वगैरह कम देखने को मिलेगी। शुष्क काल की अवधि यहाँ पर क्या होती है? लंबी होती है, जिससे सघन वनस्पतियों का विकास ना होकर देखो इन क्षेत्रों में, जिससे सघन वनस्पतियों का विकास ना होकर इन क्षेत्रों में देखो घास भूमियों का विकास हो जाता है। घास भूमियों का विकास हो जाता है। यानी यहाँ पर आपको वृक्ष वगैरह तो मिलेंगे ही भाई, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर घास भूमियों का विकास भी देखने को मिल जाएगा। आगे देखो, जिससे इनका भूदृश्य लेआउट जो रहता है, जिससे इनका भूदृश्य लिखो पार्कनुमा प्रतीत होता है। पार्कनुमा का मतलब टाइप नहीं बोलते हैं कि ये नुमा वो नुमा। पार्कनुमा क्या होता है? प्रतीत होता है। और आपको पता है कि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जंगल भी है और साथ ही साथ आपको मैदान जैसी संरचना भी देखने को मिलेगी, पार्क जैसी संरचना देखने को मिलती है। ये विभिन्न प्रकार के जंगली जो पशु रहते हैं उनके रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। तो जैसे शेर हुआ, चीता, बाघ वगैरह मतलब पशु रहते हैं वो ऐसे क्षेत्रों में ही मुख्य रूप से निवास करते हैं। बहुत भाई ज़्यादा जैसे जंगली क्षेत्र है वहाँ पर वृक्षों की सघनता बहुत ज़्यादा है, ऐसे क्षेत्रों में ये पशु सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं।
यहीं पर जैसे हाथी वाथी जो है वो ऐसे क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिल अच्छा जाएंगे। वैसे सर अभी टडियामा का एक क्षेत्र है आदमपुर, वहाँ पे फिश कैट पाई गई, लोगों ने तेंदुआ अज्यूम किया करते हैं फिश कैट तो पर्वतीय क्षेत्रों में या पानी के होता है अब हो सकता है आ गई हो। अभी न्यूज में दिया गया ना तेंदुआ वाला तो ये ये हमारे परसों फिश मतलब कैट क्लाइमेट के आधार पर अपनी अवस्था बदल रही है। अभी वो किसानों का नहीं चल रहा है रजिस्ट्रेशन वाला, हाँ, तो इस समय वहीं पे है तो टडियामा तरफ हाँ वहाँ पर कुछ गांव ऐसे हैं वहाँ पे लोग निकल नहीं रहे हैं। हाँ फिश कैट बता रहे थे भाई तेंदुआ कुछ नहीं, तो मैंने देखा था लेकिन बता रहे कि निकलते हैं तो वो मतलब डर बना रहता है तो रजिस्ट्री इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं। कुछ है लोग रजिस्ट्रेशन गए होंगे कराने, इनको कहाँ मिल रहा है जब बाकी को नहीं मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि नहीं, वो केवल सम्मान निधि के लिए नहीं है, वो हर एक चीज़ के लिए है। कोई भी काम होगा वो हर एक जगह आपका यूज रहेगा। सम्मान निधि तो मतलब क्या है, वो इनिशियली आपकी बंदी कर दी जाएगी तुरंत, वो भी एक लाभ मिलता है, लेकिन अन्य जितने भी लाभ किसानों को दिए जाएंगे वो इसके थ्रू ही दिए जाएंगे। लंबा प्लान है। वो मतलब नहीं लंबा प्लान सब है, आधार वाधार बनवाया सब एक से ही हम बढ़िया सोचते हैं सर ऐसा नहीं, इसी से सारे बैंकिंग कंट्रोल एक से ही होने लगे हैं कि आईडी सही से होगा और क्या। बार बार नहीं जाना, एक जगह कराओ सब जगह कनेक्ट कर लो। आगे से ये लोग अपना मोबाइल नंबर डाला, आधार मतलब कुछ भी एक चीज डालिए, सर्च किया, अपना सारी पूरा आईडी डाटा हमारी पब्लिक का सामने आ गया। कितनी कहीं आईडी इधर उधर जाने की हर जगह जो है आधार, और आधार इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। और उसमें भी नीचे क्या लिखा रहता है कि केवल पहचान के लिए ये है, नागरिकता से इसका कोई संबंध नहीं है, नागरिकता का प्रमाण इसे नहीं माना है, ये भी लिख के देते हैं। जबकि हर एक चीज़ का आधार जो है वो आधार ही है ऐसा है वो इसके लिए ताकि फिर हाँ आप समझ गए। यहीं पे फायदा उठाएंगे, कोर्ट से पहुंच जाएंगे। क्या लिखा है? बस दो घर से पार्क नुमा प्रतीत होता है। पार्क नुमा प्रतीत होता है। आगे लिखो जो कि विभिन्न प्रकार के जंगली पशुओं के रहने के लिए आदर्श स्थल के रूप में जाना जाता है। ये सबसे बेस्ट जगह है इनके रहने के लिए। आगे लिख लो वे वनस्पति कौन कौन सी है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। उसमें 2 फैक्ट आए थे, वो आप चाहो तो कहीं पर नोट कर लो। वो खैर वैर जहाँ पर आपको बता रहे, खैर है, तेंदू है, और जैसे बेल हुआ। एक तो आप ये कट्ठा वाला पॉइंट नोट कर लो, साइंस वाले सेक्शन में लिखा जा चुका है। लिखो जब वनस्पतियों में लिखो बेल, खैर, तेंदू, पहले ऐसे लिख लो। मुख्य वनस्पतियों में बेल, वो शरबत वाला ना, बहुत ही बढ़िया होता है। हमारे यहाँ घर पे है नेटवर्क। अरे तो हम तो बना के देना अरे चाहते हैं। यहाँ पे इसका बेल ये लगा नहीं इसमें, पता नहीं क्या बना कि गैस निकाल लो, मैं तो बहुत अच्छा नहीं पता नहीं। ये तो मैंने कर लिया। क्या क्या कुछ लट्टू बता रहे तो थे। हाँ उसमें नहीं इसे खींचा जाता था, बहुत अच्छा लगता था। अच्छा वो अंदर होल करके धागा डाल दिया, वो तो आता था। अरे वो तो मीठी मीठी वो पिंपल ऐसी आती है, इसे उसको चूस भी लेते थे तो खा भी ले और उसको चला भी ले। चलो ठीक है। तो क्या लिखा था? बेल है, तेंदू है, खैर। लिखो जरा खैर, हाँ पूर्ण विराम लगाने का। लिखो खैर से कत्था प्राप्त किया जाता है। खैर से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? कत्था प्राप्त करते हैं। कत्था पान वाला कत्था प्राप्त करते हैं। लिखो तथा तेंदू वृक्ष की पत्तियों का उपयोग कवर को हम लोग क्या कहते हैं? आवरण बनाने को। देखो बीड़ी का आवरण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस पूरा कर लो। क्या लिखा था? पत्तियों जब भी तेंदू वृक्ष की पत्तियों का उपयोग, देखो बीड़ी का आवरण, अंदर तो तम्बाकू भरी है कि नहीं? बोल जो आपको समझ में आया। लगे हो का आवरण बनाने के लिए। आवरण वो बाहर वाला ना जिस पे लिखा रहता है चकोर बीड़ी और बुलबुल बीड़ी और ये खरगोश बीड़ी, वो तो मतलब पेपर होता है। आवरण बनाने के लिए मुझे 2-3 ब्रांड उसमें पता है। अरे वो आपको पल्लेदार होता है, पल्लेदार का पता नहीं। आवरण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ अगला लिखो
दूसरा टाइप कौन सा, इसके दो टाइप बताया तो दूसरा टाइप कौन सा देखो, शुष्क कटीली वनस्पति। शुष्क कटीली वनस्पति, शुष्क कटीली वनस्पति। जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति है इसके दो टाइप है, एक शुष्क पर्णपाती और एक कौन सी हो जाएगी, शुष्क कटीली हो जाएगी। लिखो जरा। इनका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है, इनका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां की औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कितनी रहेगी, 100 से 70 वहां पर था, देखो 70 से कम या 70 से 60 नहीं समझ सकते आप, 70 से कम लिखो, 70 सेंटीमीटर से कम होते हैं। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर कितनी रहेगी, 70 सेंटीमीटर से कम रहती है, 70 सेंटीमीटर से कम रहती है। भारत में इनका विस्तार, भारत में इनका विस्तार यही वाला है, थोड़ा सा मतलब ऊर्ध्वाधर वाले में तो कुछ है ही नहीं तापमान के आधार पर, 900 मीटर तक तो बिल्कुल ऊपर वाली बात कंसीडर होगी तो उसमें अलग से वितरण लिखवाने की जरूरत नहीं है, और ऊंचाई के आधार पर हम लोग देख लेंगे इनका 4-5 लिखो जरा। लिखो इनका विस्तार, भारत में इनका विस्तार मुख्यतः लिखो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये आप बोल सकते हैं भारत का उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र होगा, ठीक है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पाया जाता है। आगे यह क्षेत्र पशुचारण के लिए उपयोगी माने जाते हैं। पशुचारण के लिए आगे वनस्पतियां कौन कौन सी हैं वही आप नोट कर लो, जैसे खजूर बताया था, मानफली है, बबूल है, केली है, वनस्पतियां पशुचारण। वनस्पतियों देखो क्या क्या लिखोगे, जैसे बबूल, नानफली, खजूर, एक राजस्थान में और वृक्ष बहुत फेमस है, खेजड़ी। चलो इसी पेड़ काटने के लिए आप बोलूँगा, एक इसमें आप और नोट कर लो, पलाश, पलाश तो पलाश, हाँ पलाश, इसमें उत्तर प्रदेश का राजकीय अपनी है ना, हमने जो जाते सब सीखी हो जाते लिखो पलाश, ब्रैकेट में आप लिखिएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मम, ये इसका जैव वैज्ञानिक नाम है। ये आपको इसलिए जानना है क्योंकि आपके यहाँ स्टेट फ्लावर जो है वो यही है, हाँ बिल्कुल सही, ब्यूटिया मोनोस्पर्मम, पलाश के आगे लिख लिया है। लिखो जरा, लिखो यह उत्तर प्रदेश तथा झारखंड राज्य, ये जीके का फैक्ट है आप नोट कर लो, उत्तर प्रदेश का भी और झारखंड का भी, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प है, राज्य का क्या है, राजकीय पुष्प है। घर से देखो भाई सभी लोग खूब अच्छे से तैयार करके आइएगा, ठीक है ना। अगला नोट करो, अगली कौन सी होगी, इसके बाद आपको बताया गया था सवाना, नोट करो जरा, सवाना वनस्पति। सवाना के बाद फिर हम लोग देखेंगे वनस्पति और फिर एक इनसे अलग हम लोग देखेंगे जिसका वर्षा से ज्यादा संबंध नहीं है, वो आपकी होगी ज्वारीय वनस्पति। ज्वारीय मतलब जो तटवर्ती क्षेत्र। लिखो जरा सवाना वनस्पति, तो ये वाला आपका कंप्लीट है। सवाना वनस्पति नोट करो, देखो औसत वार्षिक वर्षा यहाँ की कितनी होगी, उधर 70-60 था, देखो 60 से कम। देखो इनका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा, ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम होती है, 60 सेंटीमीटर से कम होती है। औसत वार्षिक वर्षा क्या रहती है, 60 सेंटीमीटर से कम होती है। आगे नोट करो जरा, लिखो ऐसे क्षेत्रों में
ऐसे क्षेत्रों में अल्प मात्रा में वृक्षों के साथ, वृक्ष थोड़े से कम मात्रा में होते हैं, अल्प मात्रा में वृक्षों के साथ लिखो कठोर घास भूमि, मतलब हार्ड ग्रास होती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या लिखा था, अल्प वृक्षों के साथ देखो उष्णकटिबंधीय घास हो, ऐसे तो इससे आप अनुमान लगाइएगा कि घास मुलायम है, मतलब यहाँ की घास मुलायम नहीं होती। जो टेम्परेट टाइप का होगा वो आपका कैसा रहेगा, वहाँ पर मुलायम घास के मैदान देखने को मिलेगा। उष्णकटिबंधीय घास वनस्पति, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों का विकास होता है, विकास होता है। नोट कर लो आगे देखो, भारत में इनका विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र मुख्य विस्तार आपको पता है, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में इकाई होता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश राज्यों में है, ठीक है। इस क्षेत्र की वनस्पतियां आपको पता है कि यहाँ पर नाम मात्र के कुछ वृक्ष होंगे और कटीली टाइप की घास देखने को मिलेगी, कुछ खास वैसा है। दो तीन चीजें इसमें नोट करो, देखो यह क्षेत्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और भेड़िया, जो भारतीय भेड़िया है, भेड़िया जैसी प्रजातियों के निवास स्थान है। जो अपनी टेबल बनी थी उसमें लास्ट में क्या था, मरुस्थलीय वनस्पतियां, जहां पर औसत वार्षिक वर्षा तो सर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे राजस्थान में पाया जाते हैं। राजस्थान में भी तो ये क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान में कहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं आपको बता दी तो हम बताएं। अरावली जो बाउंड्री है, अरावली का पूर्व का भाग और पश्चिम का भाग, दोनों के बीच का क्षेत्र देखिएगा, वहाँ पर आपको सवाना ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। क्योंकि जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, मैंने आपको नोट करवाया था कि यह नदी जल का तो विभाजन करते ही है, साथ ही साथ यह क्लाइमेटिक डिवाइड का भी काम करता है। यानी जो राजस्थान के अंतर्गत पाई जाने वाली शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है, उसे गंगा के मैदानी प्रदेश में पाई जाने वाली आर्द्र जलवायु के बीच विभाजित करता है। और आपको पता है एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है और एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर वर्षा कम होती है, तो इनके बीच में ही आपको ग्रासलैंड देखने को होगा कि नहीं। भाई मरुस्थलीय क्षेत्र और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पर होंगे, उनके बीच के क्षेत्र में ही मुख्य रूप से आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। मरुस्थलीय का मतलब आप राजस्थान टाइप का रेत मत समझिएगा, एक ऐसा क्षेत्र लेना जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा आपको यहाँ पर देखनी है, और एक ऐसा क्षेत्र लेना जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। इनके बीच में जो भी क्षेत्र होगा वहाँ पर इसी प्रकार के ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड मैंने बताया था कि अगर आपको ठंडी जलवायु के क्षेत्र में मिलेंगे तो टेम्परेट हो जाएंगे, और गर्म जलवायु के क्षेत्र में मिलेंगे तो ट्रॉपिकल हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा। टेम्परेट के भी कई एग्जाम्पल बताए थे, और ट्रॉपिकल के अंतर्गत जो मुख्य क्षेत्र आता है उसे हम लोग सवाना का नाम देते हैं। ये नाम अफ्रीका से जैसे लिया गया, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका। चलो साहब आगे। सर मौसम को हम ये भी बोल सकते हैं कि औसत उपजाऊ मृदा से इसकी क्षमता कम होना, उपजाऊपन कम होती है, जैव विविधता कम होती है, वनस्पतियां जीव जंतु सब कुछ यहाँ पर होता है। मुख्य रूप से मरुस्थल का मतलब आप एक शुष्क प्रदेश से समझते हैं। शुष्क प्रदेश का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हर एक प्रकार की जैव विविधता कम हो जाएगी। अब ये शुष्क प्रदेश ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। गर्म का मतलब राजस्थान टाइप का रेत वाला भी हो सकता है, और ठंडा का मतलब लद्दाख टाइप का भी हो सकता है। या आपने जैसे दोनों जो कोर हैं वो भी एक प्रकार के मरुस्थल हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ये पूरे विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल हैं। अब यहाँ पर ये आपको नहीं देखना कि पानी है कि वो नहीं, आपको ये देखना कि वायुमंडल में आर्द्रता कितनी है। आर्द्रता वहाँ पर बिल्कुल नाम मात्र के बराबर होगी। आप जाइएगा तुरंत ही आपके शरीर में चिपकन आ जाएगी और खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठंड के समय ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई लोगों की ऊँट है, एड़ी है, फट जाते हैं, खून निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि वायुमंडल से आर्द्रता गायब है, नमी गायब है। और इन क्षेत्रों में ऐसी कंडीशन हर समय बनी रहती है। तो मतलब ऐसे क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। तो मरुस्थल का मतलब कभी ऐसा नहीं कि आपको रेत ही खोजना है, यहाँ पर रेत है कि नहीं है, कुछ भी ना करो और इंसान को ध्रुव पे छोड़ दो, अपने आप फट जाएंगे। अपने आप हो जाएगा। ऐसे तो सर उसमें ध्रुव पर जाने की जरूरत है, अपने इधर फटता तो अलग मतलब वजह से फटने का मतलब ये है, जैसे आप फटना क्या पानी स्किन फटने की बात कर रहे हैं कि इंसान ही ब्लास्ट हो जाए, नहीं वो नहीं, हम स्किन की मतलब बाहर कर रहे हैं। दोनों कंडीशन होती है। स्किन भी फटती है अत्यधिक शुष्कता के कारण, और इंसान फट भी जाता है अगर वायु दाब बहुत कम होगा। जैसे चलिए हो गया वायुमंडलीय दाब अगर बहुत कम है, जैसे बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र पर अगर आप पहुंच जाइए और कोई आपके पास बढ़िया मान लिया प्रोटेक्टिव सूट वगैरह नहीं है, तो फिर नाक है, आँख है, कान है, इनसे सबसे खून आना स्टार्ट हो जाता है और ब्रेन की नसें कई लोगों की वहाँ पर फट जाती है। उसका कारण यही होता है कि बाहर का वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, तो दोनों तरीके से फट जाता है इंसान, है कि नहीं? चलो क्या हुआ? पानी। अरे वहाँ का है सर, जर्मनी। अरे काहे जर्मनी में फ्रांस का। अरे वाह, बहुत मतलब भाई अपनी क्लास में रॉयल लोग बैठे हैं। रॉयल नहीं क्या ये 10-20-50 हज़ार की नौकरी की है, क्या है बड़े हम लोग को एंजॉय करवा। चलो अच्छा आगे क्या लिखा था? मरुस्थलीय प्रकार की। देखो जरा, इनका विस्तार ऐसे क्षेत्रों में होता है, ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा, अब ये किताब पढ़िएगा, 50 भी लिखा हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 25 सेंटीमीटर भी हो सकता है। हम तो एनसीईआरटी का लेंगे, हम क्यों लेंगे बाकी का? नहीं लिखा है अलग अलग रेंज है, मैं आपको 40 से लिखवा रहा हूँ। जिनका जिनका इनका विकास क्या होता है? ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा देखो 40 सेंटीमीटर से कम होती है, 40 सेंटीमीटर से कम होती है। और मैं ये ऐसा क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि अपना जो सीक्वेंस चल रहा है, जहाँ से पिछला वाला छोड़ रहा है वहीं से अगला वाला उठा रहा है, इसलिए ऐसा मैंने करवा दिया। आगे लिखो जरा, लिखो भारत में इनका विस्तार मुख्यतः, भारत में इनका विस्तार मुख्यतः आपको पता है कि कहाँ पर है विस्तार मुख्यतः। लिखो दक्षिण पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिमी पंजाब मतलब पाकिस्तान बॉर्डर वाला है। पंजाब, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पूरा का पूरा ये नोट कर लिया आप। आगे लिखो हरियाणा, हरियाणा कॉमा राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, गुजरात आदि आदि इन क्षेत्रों में मतलब इनका सबका विस्तार देखने को मिलेगा। आगे इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कटीली घास तथा झाड़ियों का विकास होता है। विभिन्न प्रकार की कटीली घास यहाँ पर मिलेगी और झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी, जैसे अकासिया, वो कैक्टस, नागफनी, वो सब नहीं बताया गया, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आगे लिखो जरा, पारिस्थितिकी अनुकूलन का पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन जैसे ये कई बार पूछा जा चुका है, अब तो नहीं पूछा जाएगा, इधर कई साल से नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के पारिस्थितिकी प्रदेश में विकसित होने वाले वृक्षों की जड़ें सबसे लंबी होती है। तो ये यहीं पर होती है, ये पारिस्थितिकी अनुकूलन के अंतर्गत आप पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र ऐसा होता है कि उसमें जल बहुत गहराई में होता है, तो जल की तलाश में यहाँ पर जो जड़ें रहती हैं वो बहुत अंदर की तरफ बढ़ती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर जड़ें आपको बहुत ही सुडौल और बहुत ही अंदर की तरफ देखने को मिल जाएंगी। इसी तरीके से जैसे पारिस्थितिकी अनुकूलन में एक चीज़ और पढ़िएगा, जो भी यहाँ पर वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे नागफनी, कैक्टस, इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल आप लीजिए, उनके ऊपर आपको एक मून रूपी स्तर देखने को मिलेगा, ऐसा जैसे अंगुली आप दबाइएगा, देखा आपने कि मून टाइप का मोटा सा गुदगुदा एक लेयर जैसा लगा है, कभी नहीं देखा आपने साथ में? नहीं देखा कहीं देख। तो ऐसा क्यों होता है? तो पारिस्थितिकी अनुकूलन पढ़िएगा तो इससे फर्क ये पड़ता है कि ऊपर वो बैक्स टाइप का जो एक लेयर बन जाता है, इससे जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये कि पत्तियों से जो जल रिसने की घटना होती है वो ऐसे क्षेत्रों में रुक जाती है, तो वनस्पतियां यहाँ पर लंबे समय तक जीवित बनी रहती है, क्योंकि उसमें जल का क्षय बहुत कम होता है। ये पारिस्थितिकी अनुकूलन घर से पढ़ के आना है। इनके पत्ते भी तो नहीं इसलिए होते हैं, वो जो आपको मोटा मोटा दिखता है वही पत्ता होता है। अच्छा सर, कुछ भी वो पत्ते का ही रूपांतरित भाग होता है, ठीक है। अगला क्या लिखा था इसमें आपको?
विकास होता है पूरा इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की एशिया नाम का कार्यों का विकास होता है। विकास होता है। और ये लिखिए कौन से क्षेत्र में, हाँ लिखो इन वनस्पतियों की जड़ें पानी की तलाश में, जल लिख लो आप, पानी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई प्यासा है, जल की तलाश में जड़ें, हाँ जड़ें और क्या, और मैंग्रोव फॉरेस्ट देखिएगा वहाँ पर उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो भी वायुमंडल से जल प्राप्त करना स्टार्ट कर देगी। उसमें ये भी एक भाई हर वनस्पति का अपना एक अनुकूलन होता है, तो वो मतलब क्या है कि वहाँ से भी जल को अवशोषित कर लेती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि ज्वारीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो जल पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा लवणीय होता है और वहाँ से उनकी जड़ें पोषक तत्व नहीं खींच पाती हैं, जबकि वायुमंडल में जो जल पाया जाता है वो आपको लवण युक्त नहीं बल्कि आपको फ्रेश वाटर देखने को मिल जाएगा, तो वो पत्तियाँ वहाँ से जल प्राप्त करती। ये भी मतलब है देखो प्रकृति में कैसा अजीबोगरीब कि कोई जरूरी नहीं कि जड़ें वहाँ जल प्राप्त करें, पत्तियाँ भी प्राप्त कर सकती हैं। क्या लिखा था आपने, बार बार बुलवा देते इन वनस्पतियों की जड़ें जल की तलाश में अत्यधिक गहराई तक पहुँच जाती हैं, अत्यधिक गहराई तक पहुँच जाती हैं, अत्यधिक गहराई तक पहुँच जाते हैं, पहुँचते हैं अत्यधिक गहराई तक। अगली और अंतिम हेडिंग आप लगाइए जो कि ये वर्षा वाले बिंदु से अलग है, लेकिन वो भी एक वनस्पति का टाइप है जिसे आपको देखना है, ज्वारीय वनस्पति, टाइडल वेजिटेशन, ज्वारीय वनस्पति। इसकी मैं टेबल बनवा दूंगा लेकिन इसमें अगर उसमें चलाओगे ना इकोलॉजी तो 2-3 क्लासेस चलेंगी मेट्रो वाले ज्वारीय में। हाँ तो वो तो हो गई उसमें, इसमें क्या हो तो मतलब पूरा पारिस्थितिकी प्रदेश होगा, उसमें आपको 5-6 क्लासेस करनी होगी। पारिस्थितिकी प्रदेश पर 5-6 क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और पारिस्थितिकी प्रदेश के अंतर्गत ही आपको ये भी एक रीजन देखने को मिलेगा, नोट करो जरा। पारिस्थितिकी प्रदेशों में इकोटोन जो है वो 2 दिन का टॉपिक है और इकोटोन पढ़िएगा। इकोटोन का मतलब संक्रमिका होगा, तो संक्रमिका के टॉपिक के अंतर्गत आपको ये ज्वारीय वनस्पतियाँ पढ़ने को मिलेंगी। संक्रमिका का मतलब 2 पारिस्थितिकी प्रदेशों के बीच में जो नया पारिस्थितिकी प्रदेश देखने को मिलता है, संक्रमण क्षेत्र। हाँ एक तरीके का संक्रमण क्षेत्र होता है, जैसे स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र के बीच में आपको दलदली क्षेत्र देखने को मिलेगा और उसी दलदली क्षेत्र के अंतर्गत ज्वारीय पारिस्थितिक तंत्र का विकास हो जाता है। बिल्कुल सही बताया, क्या लिखा है, ज्वारीय वनस्पति। हाँ लिखो इनका विकास मुख्यतः, इसमें वर्षा नहीं आपको देखना है, इनका विकास मुख्यतः लिखो तटवर्ती क्षेत्रों तथा नदियों के डेल्टाई भागों में होता है, नदियों के डेल्टाई भागों में होता है, नदियों के डेल्टाई भागों में होता है। नोट कर लिया आपने। और भारत में इन्हें पहचानना बहुत ही सरल है। आपको जितनी भी भारत में बड़ी बड़ी नदियां मिलें उन सब के जितने भी मुहाने के क्षेत्र हैं वहां पर इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास या इस प्रकार के माइनिंग सिस्टम का विकास होगा। महानदी, गोदावरी, काबू, जो भी आप बड़ी नदी सोच पा रहे हैं उन सबके मुहाने के पास। दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर मीठा जल और जो आपका लवणीय जल है दोनों का आपस में संगम हो रहा होता है। ये भी इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता होती है। तो नोट करो आप, देखो भारत में इनका विस्तार मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र तो आगे जाती है एक ही हो जाती है, वो अलग की बात है, लेकिन आप नोट करो गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई प्रदेश में होता है, आदि नदियों के डेल्टाई प्रदेश के अंतर्गत होता है, डेल्टाई प्रदेश के अंतर्गत होता है। अब यहाँ पर गुजरात में भी तो मिलती है। पहले आप मुझे एक चीज अभी सर आपने क्वेश्चन किया नहीं, जलकुंभी ये भी विदेशी है क्या? जलकुंभी अमेरिका के साथ आई
सर लिप्टिस कहाँ की इतना ये तो अभी चल रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। वनस्पति। जिसे पहले तुम बताइए तुम बताइए। सही बता रहा हूँ, इंडिया की है। लेकिन आई कब थी ये भी तो बता दो, क्यों आई थी ये भी बता दो, ये कोई कारण। एक चीज आप ये करो, अच्छा जब सब करवा रहे हैं तो फिर ये भी आप लेकिन भारत के प्रमुख लिखो ज्वारी या ऑब्लिक करके लिखो कक्ष वनस्पति स्थल ठीक है ना। अब एक तरफ आप लिखो कक्ष वनस्पति स्थल, टेबल बनाइए तो उसमें 2 कॉलम आपको रखना। इधर आप लिख लो कक्ष वनस्पति स्थल, और दूसरी तरफ आप लिखिएगा कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है। पहले लिखो सुंदरवन। पश्चिम बंगाल। कक्ष वनस्पति का सबसे प्रमुख भारत में, कक्ष का मतलब वही है, मतलब ज्वारी वन, एक ही चीज। सुंदरवन भारत के संदर्भ में पश्चिम बंगाल, वैसे बांग्लादेश है लेकिन आप पश्चिम बंगाल के नोट करो, पश्चिम बंगाल। अगला भीतरकनिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भीतरकनिका, कॉमा लगा के महानदी, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा, देवी नहीं लिखना, देवी सा चलो तो वेलकम मूवी वाला नहीं कि बिस्किट के साथ घी लगाते हैं तो आपको इंसान हाँ, सही बात। क्या लिखा आपने? देवी। अगला लिखो कॉमा लगा के धर्मा, ये सब नाम आपको ध्यान रखना, धर्मा। अगला इंपॉर्टेंट है चिल्का, ये सब आप पहचान पा रहे हो कहाँ के, उड़ीसा के ही है चिल्का। आगे लिखो कक्ष वनस्पति आनुवांशिक, कक्ष वनस्पति, इसी में लिखो कक्ष वनस्पति आनुवांशिक संसाधन केंद्र। ये जो कक्ष वनस्पति के स्थल हैं ये सब उड़ीसा के अंतर्गत है। कक्ष वनस्पति आनुवांशिक संसाधन केंद्र, कक्ष वनस्पति आनुवांशिक संसाधन केंद्र, ये कहाँ पर होगा? उड़ीसा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखो जरा कृष्णा, इसका डेल्टा आंध्र प्रदेश की तरफ बनता है, आप जानते हैं। देखो कृष्णा, आगे लिखो कॉमा लगाते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोरिंगा, कृष्णा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोरिंगा लिख पाइएगा। क्या हुआ बताओ? नहीं, कृष्णा अलग है, और फिर कॉमा लगा के कोरिंगा लिखो, कोरिंगा। कॉमा लगा के आगे लिखो पूर्वी गोदावरी, और राज्य की तरफ लिखिएगा आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी काफी कुछ आपका ये सब कंप्लीट हो गया। अगला लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है काजू वैली में, हाँ वेटलैंड भी घोषित किया गया था थोड़ा दिन पहले। काजू वैली, काजू वैली। आगे लिखो रामनाद, राम लिखो फिर नाद लिखो, रामनाद। अगला लिखो मुथुपेट। अगला कई बार पूछा गया पिचावरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिचा, फिर लिखो वरम, पिचावरम। और अगला लिखिए पुलिकट। अब पुलिकट में कंफ्यूजन होगा, ये तो गड़बड़ है। पुलिकट ये दरअसल जो मैंने आपको नोट करवाया ये तमिलनाडु में है, और पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु में भी आता है, वो दोनों के अंतर्गत बीच में है। आप ऐसा करो, पहले उधर राज्य की तरफ आप लिखो तमिलनाडु, राज्य की तरफ आप तमिलनाडु लिख लो, और पुलिकट के आगे आप नोट करिए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश, ऐसे करके कुछ बना लीजिए। मतलब पुलिकट आंध्र प्रदेश में भी आपको रखना है और तमिलनाडु में भी रखना है, कर लिया? चलो ठीक। अगला आप नोट करिए जरा, लिखो कन्नूर, और एक नोट करो बेम्बानद। बेम बना हाँ,
देखो केरल, ये दोनों आपको केरल के अंतर्गत है। कन्नूर उत्तरी वाला पार्ट है और ये बेम्बानद आपका लगभग मध्य वाला भाग हो जाएगा। अगला नोट करो, अगला खंबात की खाड़ी। देखो खंबात तथा कच्छ की खाड़ी है, खंबात तथा कच्छ की खाड़ी, ये गुजरात का क्षेत्र है, बिल्कुल सही। अगला नोट करिए, लिखो अचरा रत्नागिरी, अचरा रत्नागिरी, बेलदूर, बेलदूर, श्रीवर्धन, श्रीवर्धन, देवगढ़ विजय, देवगढ़ विजयदुर्ग, देवगढ़ विजयदुर्ग, ये सब महाराष्ट्र में। रत्नागिरी। अगला और अंतिम यही है कारवार, ये महत्वपूर्ण है। कारवार, कार पहले लिखो फिर वार लिखो, कारवार। कारवार के आगे आगे एक आप नोट करो, होन्नावर, होन्नावर, होन्नावर। अगर होन्नावर आपको बुक में ना मिले तो इसके स्थान पर कन्नड़ भी लिखा आता है। होन्नावर को हम लोग कन्नड़ के नाम से भी जानते हैं, होन्नावर। अगला कुंडापुर, कुंडापुर, होन्नावर था, होन्ना लिखो, होन्ना लिख पाएगा, ठीक है। और अगला कौन सा बताएगा? कुंडापुर, कुंडापुर। और एक है मंगलुरु वन विभाग, मंगलुरु वन विभाग, इसमें आप लिख लीजिए कर्नाटक। बस ये आपके जो है कंप्लीट हो गए हैं। मंगलुरु वन विभाग इसी में करना। चलो ये सब कंप्लीट हो गया। अगली हेडिंग बड़ी सी आप लगाइए, ये वाला। अगला हेडिंग आपका मेन कौन सा? देखो तापमान के आधार पर वनस्पति का वितरण, तापमान के आधार पर वनस्पति का वितरण, तापमान के आधार। अब कल हम ऐसा करेंगे कि रात भर आपके लिए नोट्स बनाते, ये रिपोर्ट जो है नोट्स फॉर्म में ही आपको देंगे, तभी मुश्किल से कल हो पाएगा। और यहीं पर एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है अभी, यही बहुत बड़ा बचा हुआ है, कल होगा। आप बताइए क्या? देखो तापमान के आधार पर वनस्पति का वितरण, तापमान के आधार पर वनस्पति का वितरण, और ऑब्लिक करके लिख लो वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण, वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण, वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण। वनस्पति का कैसा वितरण यहाँ पर हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर वितरण। अब मतलब आपको ऊंचाई की तरफ बढ़ना है। वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक तो समुद्र तल से आप चलना स्टार्ट करिए, भाई कहीं की भी जो बेस हाइट हम लोग कैलकुलेट करते हैं मुंबई, उसके लिए जो बेस लाइन रहती है वो समुद्र का तल होता है। तो मुंबई हम लोगों ने पढ़ा था, मुंबई रहता है, तो बेस लाइन क्या रहता है? सी लेवल रहता है। जैसे वर्तमान में आपने बताया कि मुंबई का सी लेवल जो है उसे हम लोग कंसीडर करेंगे, जिसमें सतह से आपको चलना स्टार्ट कर, सतह का मतलब बिल्कुल 0 मीटर से आपको मीटर में कैलकुलेट किया जाता है, 0 मीटर से चलना स्टार्ट करेगा और 900 मीटर तक की जो ऊंचाई रहेगी वहां पर वनस्पतियों का वितरण जो होगा वो वनस्पतियों का बिल्कुल सेम वितरण होगा जो आपने यहाँ पर देखा। यानी वहां पर हम लोग क्या देखेंगे? वर्षा को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। और जैसे 900 मीटर से ऊपर हम लोग निकलेंगे तो तुरंत ही आपको किसके ऊपर फोकस करना है? तापमान के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जो वनस्पतियों का प्रतिरूप 900 मीटर तक विकसित होता है वहां पर वर्षा का योगदान तापमान की तुलना में अधिक माना जाता है। यानी वनस्पतियों का एक तरीके से हम लोग मानेंगे कि एक ही तल पर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। और जैसे 900 मीटर से ऊपर चलिएगा तो फिर वहां पर ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से कमी आना स्टार्ट हो जाती है। यानी वहां पर वर्षा की मात्रा को सेकेंडरी, ऐसा नहीं है मानना ही नहीं है, मानना तो दोनों को है, लेकिन मैंने बताया कि 2 वेरिएबल होते हैं तो एक को फिक्स मान के चलते हैं, उसके प्रभाव को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो तापमान को हम लोग कहाँ से कंसीडर करेंगे? जब 900 मीटर से ऊपर चलना स्टार्ट करिएगा। अब आपको पता है कि ऐसे भारत में ऊंचाई वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं, एक तो उत्तर वाला और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है।
जो उत्तर का क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से हिमालयी पर्वतीय प्रदेश है, और जिसकी औसत ऊंचाई अगर कैलकुलेट करिएगा तो 6000 मीटर के आसपास निकल के आती है। मतलब कुछ क्षेत्र नीचे भी है और कुछ ऊंचे भी है, लेकिन अगर एवरेज हाइट निकालिएगा तो कितना होगा, 6000 के आसपास। इसी तरीके से प्रायद्वीपीय पठार की आप एवरेज हाइट निकालिएगा तो वहां पर एवरेज हाइट आपको 1500-1600 मीटर के आसपास ही देखने को मिलेगी, यानी काफी कम हो जाएगी। आपको पता है कि 1500 मीटर के ऊपर जो वनस्पति प्रदेश विकसित होते हैं वो दो प्रकार के मुख्य होते हैं। एक को हम लोग शंकुधारी कहते हैं, और इसके ऊपर जाइएगा तो टैगा देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब जितने भी ऊंचाई के आधार पर वनस्पतियों का वर्गीकरण होगा, हिमालय के क्षेत्र में तो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आपको वनस्पतियों का हर एक टाइप मिलेगा जो हिमालय के अंतर्गत होगा, लेकिन ऊपर वाले दो स्तर देखने को नहीं मिलेंगे। कौन से दो स्तर, यानी शंकुधारी और टैगा का विकास वहां पर नहीं होगा। इसके दो कारण हैं। एक तो मुख्य कारण ये होगा कि वहां की औसत ऊंचाई इतनी है नहीं कि इस प्रकार की वनस्पति का विकास हो जाए, और दूसरा ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में जो कमी उत्तर भारत के अंतर्गत हिमालय पर्वतीय प्रदेश में होगी वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के अंतर्गत काफी कम देखने को मिलेगी। उसका कारण क्या है कि वो क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। भाई दक्षिण की तरफ बढ़ने का मतलब आप विषुवत रेखा के पास में चले गए, तो अगर वहां पर इस प्रकार की कंडीशन विकसित होगी, यानी तापमान अधिक रहेगा, भले ही आप अधिक ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो अंत के दो स्तर वहां से आपको गायब कर देना है, और वनस्पति की जो भी विशेषताएं होंगी वो बिल्कुल कॉमन रहेंगे। तो एक ही क्षेत्र की वनस्पति की विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा, और समझिएगा प्रायद्वीप वाली वो कंप्लीट ही हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट में जो हम लोग हिमालय पर्वतीय प्रदेश में पढ़ेंगे उसे दो को वहां पर इग्नोर कर देना और सब बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है ना, चलो क्या आपने लिखा था, तापमान के आधार पर वनस्पतियों का वितरण या वनस्पति का वितरण कैसे देखना है, इसमें ऊर्ध्वाधर देखना है, मतलब ऊंचाई को थोड़ा सा कंसीडर करना है। और ऊंचाई का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा कि जैसे तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आपने दो तरीके से पढ़े होंगे। कौन कौन से दो तरीके से, क्लाइमेटोलॉजी में थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना है। कौन कौन से, एक तो तापमान का आपने अक्षांशीय वितरण पढ़ा होगा, और दूसरा आपने इसका देशांतरीय वितरण पढ़ा होगा। अक्षांशीय वितरण का मतलब क्या होगा कि विभिन्न जोन के अंतर्गत टेम्परेचर जो होता है वो कैसे प्रभावित होता है, और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि इसका देशांतरीय या इसका मंडलीय वितरण क्या होगा। देशांतरीय या मंडलीय वितरण ये होता है कि एक ही जोन के अंतर्गत तापमान जो होता है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। देखो ये क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे आप ये समझो, जैसे ये विषुवत रेखा है और इधर आपको क्या मिलेगा, ये पोल का पार्ट है, और इधर भी आपको एक पोल देखने को मिलेगा, साउथ पोल हो जाएगा। और आपको पता है जो सूर्य होता है वो पूरे वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही ट्रेवल करता है। सूर्य की जो गति होती है वो कभी इसके उत्तर की तरफ नहीं होगी और कभी इसके दक्षिण की तरफ नहीं होगी। इसलिए सबसे ज्यादा औसत तापमान किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, इस क्षेत्र के अंतर्गत ही देखने को मिल जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इसमें भी अगर ज्यादा आप देखिएगा तो ये ऐसी रेखा है जहां पर वर्ष में 2 बार सूर्य लंबवत हो जाता है। भाई विषुव की कंडीशन 2 बार होती है, इसका मतलब इस क्षेत्र में भी अगर देखिएगा तो 0 डिग्री के क्षेत्र में तापमान अधिक होगा, और इन क्षेत्रों में कभी भी सूर्य की किरण लंबवत पहुंचती नहीं है। वर्ष भर आपको पता है कि तिरछी ही पड़ती रहती है, वो भी 6-6 महीने का ऐसा समय होगा कि सूर्य वहां से गायब ही हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। इससे निष्कर्ष क्या निकालेगा कि पृथ्वी पर ये जो क्षेत्र होगा ये सबसे अधिक तापमान का क्षेत्र है और ये सबसे कम तापमान का क्षेत्र होगा। इसका मतलब ये होगा कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाइएगा प्रत्येक स्तर पर आपको तापमान क्या होगा, कम मिलता चला जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, देखो ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जोन यहाँ पर मिलेगा, ये वाला जो जोन रहेगा इसका तापमान सबसे अधिक हो जाएगा। इसके ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ जो जोन आपको मिलेगा इसकी तुलना में तापमान आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़िएगा इसी तरीके से आप नीचे भी समझ सकते हैं तापमान क्या होगा, लगातार कम होता चला जाएगा। अच्छा, ये जो यहाँ पर रीजन हम लोगों ने डिसाइड किया ये किस आधार पर बांटा गया, ये किस आधार पर बांटा गया, ये अक्षांश रेखाओं के आधार पर बांटा गया है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बोलचाल में, जोन कहते हैं, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए बताइए जोन या कटिबंध का निर्माण कैसे किया गया है, तो आप कहिएगा कि ये तापमान के आधार पर किया गया है। और यहाँ पर तापमान कैसे डिराइव किया गया है, सूर्य के रोटेशन के आधार पर। वैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि सूर्य घूमता है, बल्कि वास्तव में सूर्य नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। और आपने पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर जब लगाती है तो इससे 4 कंडीशन पैदा होती है।
समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सूर्य यहाँ से यहाँ जाता है, सूर्य नहीं जाता, पृथ्वी चारों तरफ घूमती है। तो फिर यहाँ पर ये 4 कंडीशन क्रिएट होती है। 4 कंडीशन आपको पता ही है कौन कौन सी, कौन कौन सा? ग्रीष्म अनाथ, शीत अनाथ और 2 विषुव की कंडीशन बनती है। होता कि नहीं होता? बिल्कुल सही आपने बताया। चलो अब आपको पता है कि जैसे कोई भी इनमें से एक जोन ले लीजिए, जैसे आप ये वाला जोन यहाँ पर ले लीजिए। वैसे आदर्श परिकल्पना ये कहती है कि पूरे के पूरे जोन का टेम्परेचर एक ही होना चाहिए, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों के चलते पूरे जोन का टेम्परेचर एक जैसा नहीं होगा। हो सकता है यहाँ का टेम्परेचर एक ही जोन में अधिक मिले और यहाँ का टेम्परेचर एक ही जोन में अधिक मिले। इसीलिए जब आपने समताप रेखाओं का अध्ययन किया होगा तो समताप रेखाएं कभी भी अक्षांश रेखाओं के समानांतर नहीं पाई जाती हैं। अगर अक्षांश रेखा इस तरीके से जा रही है तो समताप रेखा हो सकता है कि इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए, यानी जो टेम्परेचर यहाँ पर है वो टेम्परेचर यहाँ पर ना मिलकर आपको यहाँ पर मिल सकता है। कहने का मतलब एक ही जोन के अंतर्गत टेम्परेचर क्या होगा, वो अलग अलग हो सकता है। अब इसके कई एक कारण होते हैं। इसका एक कारण जो होता है वो ऊंचाई भी होता है, मतलब कारण तो कई होंगे लेकिन एक कारण आज की क्लास के लिए आप क्या समझिए, ऊंचाई भी होता है। जैसे आप समझिए कि ये स्थान जो है वो घाटी का क्षेत्र है, यानी निचला क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में आपको कोई पर्वत देखने को मिल जाए तो इस क्षेत्र में आप जाइएगा तो यहाँ का टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलेगा और इस क्षेत्र का टेम्परेचर उसकी तुलना में क्या देखने को मिलेगा, अधिक देखने को मिलेगा। और इसका कारण क्या होता है, उस क्षेत्र में जो भी वायुमंडलीय गैसों की सघनता होती है वो इसे मैटर करता है। जैसे एक बार क्वेश्चन भी आपने अगर देखा है तो पूछा जा चुका है कि जो वायुमंडल की परतें होती है वो निम्नलिखित में से कैसे गर्म होती है, और विकल्प में ये दिया गया था कि नीचे की तरफ से ज़्यादा गर्म होती है या ऊपर की तरफ से, ऐसे करके उसमें विकल्प दिया गया था। तो आपको पता है वायुमंडल की जो परतें होती है वो नीचे की तरफ से अधिक गर्म होती है। इसका कारण क्या होता है, जो इंसुलेशन होता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में प्राप्त होता है, और शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए वायुमंडल पारदर्शक की भांति काम करता है, यानी ट्रांसपेरेंट के रूप में काम करता है। कहने का मतलब ये कि जब कभी इंसुलेशन या शॉर्ट वेव रेडिएशन सूर्य से हम लोगों को प्राप्त होता है तो वायुमंडल की परतें कभी भी उसका अवशोषण कर ही नहीं पाती हैं, या आप कहीं भी बहुत ही अल्प मात्रा में करते हैं। आपको पता है एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं होता है, आप कहीं कि 100% अवशोषित नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। एल्बिडो में आपने पढ़ा हुआ कि भाई अवशोषित होता भी है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में अवशोषित होता है। इसके बाद वो वायुमंडल से होकर कहाँ पर आ जाएंगे, पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह के द्वारा उसे अवशोषित कर दिया जाएगा और अवशोषित करने के बाद रात के समय उसका उत्सर्जन किया जाएगा। जब कभी उसका उत्सर्जन होगा तो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होगा वो लॉन्ग वेव रेडिएशन में तब्दील हो जाएगा, और वायुमंडल की परतें जो होती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को ही कैप्चर कर पाती हैं, यानी वायुमंडल की निचली परतों में अधिक मात्रा में हीट संचित हो जाएगी और ऊपर की परतों में क्या होगा उसकी तुलना में कम रहेगी। इसके अलावा जहाँ पर वायुमंडल की सघनता अधिक होगी वहाँ पर इस प्रकार के टेम्परेचर को अधिक कैप्चर किया जाएगा, और जहाँ पर वायुमंडलीय सघनता कम देखने को मिलेगी वहाँ पर कम मात्रा में टेम्परेचर को कैप्चर किया जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो प्रत्येक स्तर पर गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आ जाती है, और गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आने का मतलब क्या होगा कि उस क्षेत्र में गैसों को जो बांधे रखने की क्षमता होगी वो भी कम हो जाएगी, यानी जैसे जैसे ऊपर बढ़िएगा वायुमंडल लगातार विरल होता चला जाएगा, और वायुमंडल विरल होने का मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पर हीट को कैप्चर करने की कैपेसिटी भी कम होती चली जाएगी। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित में से हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक और कोल्ड स्ट्रोक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता होगी, तो ये किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता होगी। हीट स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट आपके ऊपर सनलाइट पड़ता है और आपको ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से प्रभावित करता है, और कोल्ड स्ट्रोक का मतलब ये होगा कि वहाँ पर ठंड की मार भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये विशेषता होती है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों, और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ये विशेषता क्यों घटित होती है वो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि वायुमंडल में बहुत ही विरल होता है। सन की लाइट आएगी वो भी डायरेक्ट आपके ऊपर होगी। देखो जब कभी हम लोग टेम्परेचर की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि वायुमंडल में कितनी ऊष्मा संचित है, ये नहीं बात कर रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश कितनी तेजी से आपके ऊपर पड़ा, क्योंकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जाइएगा सूर्य का प्रकाश बहुत इंटेंस तरीके से आपको प्रभावित करेगा, इतना तेजी से कि आपको जला भी सकता है, लेकिन वहाँ पर वायुमंडल में टेम्परेचर आपको कम देखने को मिल जाएगा। मतलब उसकी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि भाई फाइनली अपने मौसम को तो वही प्रभावित करेगा, है नहीं? बिल्कुल सही आपने बताया। तो ये हम लोग यहाँ पर ये ऊंचाई वाला आप लोग समझ पा रहे हैं। चलो भाई, और भी आपने जैसे इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इसमें आपने महाद्वीपीयता का सिद्धांत पढ़ा होगा। अगर कहीं पर एक जलीय क्षेत्र मिल जाए एक ही जोन में और एक स्थलीय क्षेत्र मिल जाए तो आपको पता है जलीय क्षेत्र जो होगा वो कम गर्म होगा और स्थलीय क्षेत्र अधिक गर्म होगा। उसका कारण क्या है?
इसका कारण होता है विशिष्ट ऊष्मा। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है और स्थलीय वायु की कम होती है। आपको पता है कि जिस भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जितनी अधिक होती है वह उतना ही देरी से गर्म होता है और उतना ही धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इसलिए जल का औसत तापमान कभी बहुत अधिक भी नहीं होता और कभी बहुत कम भी नहीं होता है। लेकिन स्थल क्या होता है, कभी तो बहुत गर्म हो जाएगा और कभी बहुत ठंडा हो जाएगा, होगा कि नहीं। और यहीं पर आपने कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट भी पढ़ा होगा, मतलब महाद्वीपीयता प्रभाव क्या होता है। जैसे इसका एक कारण तापीय चालकता भी होता है। इसका मतलब इस तरीके से इसके कई कारण होते हैं जो एक ही जोन के अंतर्गत तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर तापमान के ऊपर आपको फोकस करना है, जो मैंने आपको बताया। अब आप ऐसा करो, पहले यहाँ पर ये लिखो कौन कौन से टाइप है, नोट करो जरा, देखो इस आधार पर आपने हेडिंग क्या लगाई थी, याद है कि तापमान के आधार पर वो वितरण क्या रहेगा। देखो इस आधार पर प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। और भारत में दो भाग कौन कौन से बताए गए थे, एक तो वो प्रायद्वीपीय पठारी या पर्वतीय प्रदेश और दूसरा कौन सा होगा, उत्तर भारत का जो हिमालयी पर्वतीय प्रदेश होगा। क्या लिखा, दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला पार्ट आप इसमें नोट करिए, पहला कौन सा होगा, देखो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्र की वनस्पतियां, पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्र की क्या लिखा था आपने, वनस्पतियां। और दूसरा आपने क्या नोट किया, अभी नहीं नोट किया, नोट करो, देखो नोट कर दिया आपने कि भाई पठारी क्षेत्र में मतलब क्या है, बोल भी नहीं पाया, मैं भूल जाता हूँ। पहला वाला हो गया कि मतलब प्रायद्वीपीय पठार में जो पठारी पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर। दूसरा नोट करिए, देखो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पतियां, और पहली वाली आप हेडिंग लगाइए, कौन सी होगी, वो प्रायद्वीपीय पठार वाला। देखो पहली हेडिंग लगाओ, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पठारी के साथ साथ पठारी तथा पर्वतीय ऐसे करके लिखा होगा। हाँ बताओ तो नहीं गलत लिख दिया, गलत पहली हेडिंग आपको क्या लगानी है, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्र की वनस्पतियां, नोट करें, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करिए, लिखो, ये भारत के संदर्भ में हम लोग नोट कर रहे हैं। लिखो इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लिखो, तथा में लिखेगा औसत ऊंचाई कम होने तथा औसत तापमान अधिक होने के कारण ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली कॉनिफेरस का मतलब होता है कोणधारी या शंकुधारी, सेम ही चीज होती है। कार्निवोरस नहीं होता है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली, देखो शंकुधारी तथा टैगा वनस्पतियों का विकास नहीं होता है या वनस्पतियों का विस्तार नहीं पाया जाता है। वनस्पतियों का विस्तार क्या लिखा था, नहीं पाया जाता है। आगे लिखो भारत में, अगला पॉइंट, तो दो लेवल यहां से गायब होगा।
और क्या लेवल है वो आपको अभी पता चल जाएगा, पर्वतों के साथ मतलब देखेंगे। ठीक, वहां से 2 गायब कर दीजिएगा, पठार वाला हो जाएगा। आगे देखो, भारत में इनका सर्वाधिक विस्तार, बस थोड़ा 2-3 मिनट और करें। भारत में इनका सर्वाधिक विस्तार लिखो, पश्चिमी घाट, हाँ, कौन, विंध्याचल, जो विंध्य पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है, विंध्याचल, मतलब पश्चिमी घाट पर आपको चढ़ना है पूर्व की तरफ से, विंध्य पर्वत श्रेणी पर आपको चढ़ना है दक्षिण की तरफ से, समझ रहे, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू। आगे देखो, तथा नीलगिरी पर्वत की श्रृंखलाओं में विस्तारित है। तो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से ऊंचे आपको 3 क्षेत्र बाउंड्री वाले मिलेंगे, विस्तारित है, नोट कर लिया। आगे लिखो, देखो इस क्षेत्र की वनस्पतियां मुख्यतः, वो तो फिर आपको पता चलेगा, फिर दोबारा नोट कर लीजिए। इस क्षेत्र की वनस्पतियां मुख्यतः देखो उष्णकटिबंधीय प्रकार की, क्योंकि एक तो अधिक ऊंचाई नहीं मिल रही है इसलिए बहुत ज्यादा तापमान गिर नहीं पाता है, और ये क्षेत्र ऑलरेडी उष्णकटिबंधीय यानी भूमध्य रेखा के पड़ोस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र की क्या लिखा था, वनस्पतियां मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है। आगे देखो, वो मैंने कारण आपको बता दिए थे कि मतलब ऐसा क्यों है, तो दोनों चीजें आपने नोट की थी कि भाई ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है और मध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, मतलब उससे प्रतिबंध करवा। आगे चलो तो देखो, नीलगिरी, अगला पॉइंट, नीलगिरी अन्नामलाई यानी केरल और तमिलनाडु जो है उनके बाउंड्री वाला है। नीलगिरी अन्नामलाई तथा पालिनी, तमिलनाडु वाला है, पालिनी पहाड़ियों पर, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय, इसका मतलब क्या हुआ कि ये उष्ण से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को ये नाम नोट करना है, सोलास, पर्वतीय वनों को देखो सोलास के नाम से जाना जाता है, सोलास के नाम से जाना जाता है। वैसे इसमें आपने वो क्या एक इसी में और बढ़ा चीज, देखो इनका विस्तार, ये जो सोलास है, सोलास के बारे में देखो, इनका विस्तार विंध्य तथा मैकाल श्रेणियों पर भी पाया जाता है, विंध्य तथा मैकाल श्रेणियों पर भी पाया जाता है। लिखो ये हो गया, लिखो वनस्पतियां, मुख्य वनस्पतियां यहाँ पर कौन कौन सी, लिखो लैरेल, अभी नाम आया था लैरेल। आगे लिखो सिनकोना, एल्म यूकेलिप्टिस आदि, यूकेलिप्टिस के बारे में एक फैक्ट जानो तो नोट कर लो, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा। देखो यूकेलिप्टिस को देखो पारिस्थितिकीय आतंकवादी के नाम से जाना जाता है, पारिस्थितिकीय आतंकवादी के नाम से जाना जाता है, बहुत खतरनाक पौधा होता है, आतंकवादी के नाम से जाना जाता है। अब आप एक दूसरी हेडिंग लगा दो और वो हम लोग कल देखेंगे। और वन नीति वाली जो है क्या आपके पास तक दूसरी हेडिंग आपकी क्या थी, ये प्रायद्वीप उधर। अब देखो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र,
की प्राकृतिक वनस्पति, की प्राकृतिक वनस्पति। एक चार्ट बना दे आप, तो घर से पढ़ के आ जाइएगा, सही रहेगा। हाँ करने से आ जाता है मुझे। हाँ करने नहीं सच में परीक्षा एक छोटा सा चार्ट आप बना लीजिए, तो घर से इसे अच्छे से पढ़ के आइए। पढ़ने से ये होता है तस्वीरें बहुत हो जाती है। ये जैसे आप समझो कि हिमालय का क्षेत्र है, इसमें इधर हम लोग ऊंचाई लिख लेते हैं, इसको बनाते हैं 900 मीटर तक। ये मैं क्यों यहाँ पर काम करूँगा, बनाना है और क्या, 900 मीटर तक लेवल से चलना है। जैसे समुद्र तट से अगर हम लोग बातचीत करें, जैसे एक चीज़ यहाँ पर आप और समझ लीजिए, फिर हम लोग बाद में देखते हैं। जैसे समुद्र तट से कहाँ तक आपको चलना है, सी लेवल 900 मीटर की ऊंचाई तक। यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आप समझो कि ये हिमालय का क्षेत्र बना हुआ है, ऐसा तो नहीं लेकिन आप समझो ऐसा है। इसके दो भाग आप समझ लो, यहाँ पर दो भाग कौन कौन से होंगे, इधर वाला भाग कौन सा है, दक्षिणी और इधर वाला भाग, पश्चिमी इधर वाला भाग पश्चिमी ये पश्चिमी भाग हो जाएगा, ये आपका पश्चिम का भाग हो जाएगा, और इधर का भाग कौन सा होगा, ये आपका पूर्वी भाग हो जाएगा। औसत से अधिक वर्षा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, साइड में पूर्वी भाग के अंदर। अरे उधर खाते करे हुए, इधर वो लद्दाख के रीजन, यहाँ तो बारिश नहीं करते होती। औसत से अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत होती है, और इन क्षेत्रों में कम वर्षा कहाँ देखने को मिलेगी, पश्चिम की तरफ देखने को मिल जाएगी। यानी जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाइएगा, तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। वर्षा की मात्रा क्या होगी, लगातार आपको कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिन भी प्रकार की वनस्पतियों का विकास होगा, यहाँ पर जो भी वनस्पतियों का विकास देखने को मिल जाएगा, वो वनस्पतियों का वितरण आपको किस तरीके से समझना है, किस आधार पर, वर्षा के आधार पर समझना है। क्योंकि यहाँ पर तापमान को कंसीडर नहीं करना, बहुत अधिक ऊंचाई है नहीं, 900 मीटर तक की ऊंचाई जब हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब आप समझें कि समान तल की बातचीत कर रहे हैं, यानी वनस्पतियों के क्षैतिज वितरण के ऊपर ही बातचीत कर रहे हैं। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाइएगा, आपको इसमें ये देखना कहाँ पर औसत से अधिक वर्षा हो रही है, कहाँ पर औसत मध्यम वर्षा हो रही है, कहाँ पर मध्यम वर्षा हो रही है, कहाँ पर कम वर्षा हो रही है। वहाँ पर जैसी वर्षा होगी वहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी, जो इस वाले विभाजन के अंतर्गत मैंने आपको बता दी। आप समझ गए, उनका सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन बनाया जाए कि बताइए हिमालय में पूर्वी क्षेत्र से पश्चिम की तरफ चलने पर निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों का अनुक्रम प्राप्त होगा, और वहाँ पर वनस्पतियाँ, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ पर जो वनस्पतियाँ दी जाएं उन्हें आप इजीली अरेंज कर सकते हैं, किस आधार पर, यहाँ पर, क्योंकि ये वर्षा कम होने के आधार पर ही बताया गया था। अब इसके ऊपर जैसे ही आप निकलिएगा, अब आपको यहाँ पर क्या कंसीडर करना है, इससे कोई मतलब नहीं। अब आपको यहाँ पर टेम्परेचर, ऊंचाई का मतलब यहाँ पर तापमान देखना है, ठीक है ना। अब तापमान के आधार पर अलग अलग ऊंचाई पर है, इसमें भी आपको ऊंचाई याद नहीं रखनी, मैं केवल रेफरेंस के लिए लिखे दे रहा हूँ। ऊंचाई इसमें याद बिल्कुल नहीं रखनी है। 900 के ऊपर 1500 से 1800, 1500 से लेकर 1800 मीटर। अच्छा एक चीज मुझे आप ये बताइए, चलो अच्छा कोई बात नहीं, वो तो क्या हम लोग समझ लेंगे, चलो यही पे लिखो जब उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति, ठीक है। इसके ऊपर जो स्तर रहेगा ये आपका 2400 से 2700, 2400 से 2700। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, समशीतोष्ण आर्द्र पर्णपाती
पर्वतीय वनस्पति। इसके ऊपर का जो स्तर होगा ये आपका रहेगा 3000 से लेकर 3300 मीटर तक। संविधान गलत लिख गया ना, शंकुधारी पर्वतीय वनस्पति। और इसके ऊपर जाइएगा तब क्या मिलेगा? इसके ऊपर आपको मिलेगा टेगा वनस्पति। उसके ऊपर टुंड्रा मिलेगा। टुंड्रा तो स्नो होते क्या नाम पर्वतीय ठंड के मौसम। सही बता रहे, टुंड्रे होगा। टुंड्रे मैंने बोला रहेगा रहेगा नहीं। टुंड्रा ही सही बोला। तो ये चीज़ आपको घर से जो है थोड़ा सा पढ़ के आनी है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र